सब लोग दोस्तों, स्वागत है आज के सेशन में। जी हाँ, ये है सीएमए फाइनल का डायरेक्ट टैक्स के लिए पीवाईक्यू सेशन नंबर 2, जिसके अंदर मैं करवाने वाला हूं आपको दिसंबर 24, जून 24 और दिसंबर 23 का एग्जामिनेशन क्वेश्चन। साथ में किससे रिलेटेड आज का जो टॉपिक है वो है पीजीबीपी, पीजीबीपी प्लस मैट। क्या टॉपिक है आज का? पीजीबीपी प्लस मैट। तो हम लोग पीजीबीपी और मैट के ऊपर जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं वो हम चर्चा करने वाले हैं बच्चों। इसके अलावा मैं करवाने वाला हूं मॉडल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो आ जाओ दिसंबर 2024 का क्वेश्चन पेपर पे। ये आपके पास दिसंबर का एग्जामिनेशन क्वेश्चन है। इसके अंदर हम पीजीबीपी और बेसिकली मैट के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आओ बेटा, मैं डायरेक्टली आ जाता हूं। इसके 14 नंबर का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पीजीबीपी वाला, और इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है, आप समझ के चलो। मैं इसको सॉल्व कर देता हूं यहां पर। जनरली क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है वो इसी चीज का होगा हमेशा, पीजीबीपी और बेसिकली मैथ टॉपिक का, पीजीबीपी और मैथ टॉपिक का। चलो करते हैं स्टार्ट। देखो, इस क्वेश्चन में मेसर्स देवी प्राइवेट लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेदर गुड्स। नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L वाज 4345 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। फॉलोइंग आइटम्स कह रहा है, ये कंसिडर कर चुके हैं हम, ये सारी एडजस्टमेंट्स कर चुके हैं। ठीक है, ये एडजस्टमेंट्स करने के बाद आपको नीचे लिखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ मिसेस देवी प्राइवेट लिमिटेड फॉर असेसमेंट ईयर 24-25, गिव द ब्रीफ रीजंस ऑफ ईच ऑफ द आइटम। ठीक है जी, तो टोटल इनकम हमें निकालनी है। तो क्या हम स्टार्ट करें? टोटल इनकम निकालने के लिए हम स्टार्ट करेंगे कहां से? नेट प्रॉफिट एज पर P&L जो कि दिया है 43,45,000। इसके अंदर जो जो एडजस्टमेंट्स हमने डेबिट तो कर रखी हैं बट अलाउ नहीं होनी चाहिए वो हम एड बैक कर देंगे। जैसे कि रॉ मटेरियल परचेज इंक्लूड्स परचेज ऑफ WS एंड कंपनी LLP फॉर 15 लाख ऑन 12th March. WS and Company LLP is a micro enterprise. A sum of 8 lakh was paid on 20th March and the balance was paid on 10th of July. There is no agreement or valid reason for delayed payment. बताओ दोस्तों क्या होगा इस केस में? बच्चों, MSME के लिए आपको मैं बता दूं, सरकार आपको ये कहती है कि MSME का जो खर्चा होता है ना वो आप साथ के साथ पे करोगे। अगर आपने उनको टाइमली पेमेंट नहीं करी तो MSME में आपको डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। यहां पर ध्यान से देखो, आपने 31 मार्च तक पे करना था और आपने पे नहीं किया। 15 लाख में से कितने रुपए पे किए? 8 लाख। तो आपको डिडक्शन सिर्फ 8 लाख की मिलेगी, 7 लाख की नहीं मिलेगी। इज दैट क्लियर एवरीवन? 7 लाख की नहीं मिलेगी। तो यहां पे लिख देते हैं, रॉ मटेरियल परचेज्ड and payment made on 10th July 2024। पेमेंट आपने कब दी है? 10 जुलाई 2024। इट इज डिसअलाउड। 7 लाख रुपए का जो अमाउंट है उसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। ये एड बैक कर दिया। आगे आ जाओ। वन सीनियर मैनेजर ऑफ कंपनी Atul went on business trip for foreign country and he died there in road accident. The company paid gratuity voluntarily to his dependent amounting to 10 lakh. It was claimed as a business expenditure. देखो क्लियरली ये बिजनेस का खर्चा है। सेक्शन नंबर 37(1) के अंदर मैं ये बात बताता हूं आपको, जनरल एक्सपेंसेस। क्या ये जनरल हो गया? यस, जनरल डिडक्शन। अगर कोई खर्चा कहीं भी कवर नहीं हो रहा ना तो यहां पे कवर हो रहा है, रेकरिंग नेचर का है, ग्रेचुटी पे कर रहे हैं और आप
क्यों पे कर रहे हो भाई? स्टाफ वेलफेयर के लिए कर रहे हो, तो ऐसा करते हो तो ये अलाउ होना चाहिए, इसका हम लोग डिसअलाउंस नहीं करेंगे। आगे आ जाओ। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर पेड 2.5 लाख टू सूर्या इन विच वन ऑफ द डायरेक्टर इज डेजिग्नेटेड पार्टनर। सिमिलर एडवर्टीजमेंट खर्चा कितना है? 190 का, बट आप किसको दे रहे हो? 250। तो भाई साहब 60,000 रुपए ज्यादा दे रहे हो, तो ये 60,000 जो आपने ज्यादा दिए हैं ये क्या होंगे? डिसअलाउ। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, अच्छा इस पे तो लग जाएगा एज पर सेक्शन नंबर 43B, इस पे लग जाएगा सेक्शन नंबर 43B। और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर पे जो 60,000 रुपए है अनरीजनेबल दिया है, अनरीजनेबल अमाउंट पेड, कितना अमाउंट? 60,000, ये डिसअलाउ हो जाएगा। आगे, लेट फी फॉर डिलेड पेमेंट, डिलेड फाइलिंग ऑफ टीडीएस क्वार्टरली स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 234E फॉर 10,000 एंड इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 2011A 25,000 डेबिटेड एज जनरल एक्सपेंस। आपने टीडीएस का लेट फी पे किया 10,000 रुपए, क्वार्टरली स्टेटमेंट को टाइमली नहीं फाइल किया तो आपको 10,000 रुपए का टीडीएस की लेट फी पे करनी पड़ी, तो आपको क्या वो डिडक्शन मिलनी चाहिए? तो देखो इस 10,000 रुपए को लेट फी तो अलाउ हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट अलाउड नहीं होता। क्या अलाउड नहीं होता? इंटरेस्ट। हमने ये बात पढ़ी हुई है पीजीबीपी में, इंटरेस्ट ऑन दैट लेट फी, इंटरेस्ट ऑन दैट टीडीएस, टीडीएस डिलेड पेमेंट है ना, ये जो है वो डिसअलाउ हो जाएगा। कितने रुपए का है? 25,000 रुपए, तो 25,000 रुपए डिसअलाउ हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? आगे आ जाओ। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ ऑफ सिमिलर अमाउंट वर ऑल्सो रेमिटेड ऑन सेम डेट एज स्टेटेड इन 5 above. द अमाउंट इज डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पीएफ, सॉरी पहले नीचे वाला है, 5th. Employees PF recovered from salary of the month of August 23, 60,000 was remitted on 16th October of March 2024. 40,000 was remitted on 20th August 2024. Such recovery shown as credit in the statement of P&L. Employee का PF का अमाउंट है, सैलरी में से काट लिया, अगस्त 23 की कितने रुपए काटे? 60,000। और जमा कब कराए देख रहे हो? जमा कब कराए? वो आपने जमा कब कराए? ड्यू डेट के बाद। बताओ, ड्यू डेट के बाद अगस्त का अगस्त की जो पीएफ का अमाउंट है, सैलरी है, उसमें से पैसे काट के आपने 16 अक्टूबर को जमा कराए। बोलो। और मार्च वाला जो है, मार्च वाला वो आपने कब जमा कराया? 20 अगस्त को। भाई साहब अगर आप ये डिफॉल्ट करते हो ना तो आपको ये डिडक्शन नहीं मिलेगी। ईपीएफ डिफॉल्ट पेमेंट, ये जो आपने पेमेंट की डिफॉल्ट करी है ना, इस एक्सपेंस की आपको डिडक्शन जो है वो नहीं मिलेगी। जो इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन आपने हाँ, ये इंप्लॉय का जो डिडक्शन है वो आपको डिसअलाउ हो जाएगा। कितने रुपए का? 1 लाख। यस 1 लाख, बिल्कुल सही है, 1 लाख। आगे, इंप्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है, इंप्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है टू द पीएफ ऑफ सिमिलर अमाउंट वो ऑल्सो रेमिटेड ऑन द सेम डेट एज स्टेटेड इन 5 above. These amounts are debited in statement of P&L. देखो ये स्टेटमेंट ऑफ डेबिट पीएनएल में डेबिट किया हुआ है। देखो एक बात बताओ, इंप्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स पीएफ, अगर इंप्लॉयर का पीएफ में पैसा दिया जा रहा है तो इंप्लॉयर जो दे रहा है उसमें लेट भी देगा तो पेनल्टी भरेगा, और क्या होगा। बट आपको यहां पर ईपीएफ इंप्लॉयर का जो पैसा जमा होता है ना, उसमें एक्सपेंस की डिडक्शन का दिक्कत नहीं है। दिक्कत वो है जो पैसा अपने इंप्लॉय का मार रखा है और आपने जमा नहीं कराया, वहां दिक्कत है। तो ये वाली जो डिडक्शन है ये अलाउ हो जाएगी, कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। आगे आ जाओ। On occasion of New Year 1124, company gave a 1 laptop to each of its distributors. The cost of laptop is 60,000 each. The company did not deduct any amount by way of TDS for the laptops given to distributor. The cost of laptop was debited into the P&L under the head sales promotion expense. कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर?
इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये तो आप प्रमोट कर रहे हो, ठीक है, आप अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आपको ऐसा करना पड़ता है, तो अच्छी बात है। डिस्ट्रीब्यूटर्स को आप लैपटॉप बांट रहे हो, तो दिस इज प्रमोशनल एक्सपेंस, इसका कुछ भी नहीं करेंगे। देखो ऐसी चीजों का क्या करना है, नोट जरूर डालना है, नोट जरूर डालना है। क्या यहां तक सबको क्लियर है? अच्छा, ओ भाई इन्होंने टीडीएस नहीं काटा, ये नहीं देखा मैंने, टीडीएस नहीं काटा, डिड नॉट डिडक्ट टीडीएस। जब आप कोई भी अमाउंट देते हो, है ना, कोई लैपटॉप देते हो, टीडीएस तो काटना चाहिए ना। आप उनको कोई भी पेमेंट देते हो तो टीडीएस तो काटना चाहिए, बोलो हाँ या ना। टीडीएस काटे बगैर दे दोगे तो एक्सपेंस जो है वो डिसला हो जाएगा। कितना एक्सपेंस डिसला हो जाएगा? 30% एक्सपेंस डिसला हो जाएगा रेजिडेंट्स के केस में। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। तो यहां पर टीडीएस ना काटने की वजह से आपको डिडक्शन डिसला होगी, ठीक है। यहां पर प्रमोशनल एक्सपेंस पेड विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस, विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस, टीडीएस डिडक्ट करे बगैर, और इस वजह से आपका 30% डिसला हो जाएगा। 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10 लैपटॉप है, तो इसका 30% कर दो, 30% हो गया 1,80,000, वो डिसला हो जाएगा। एक मशीन है जो कि 10 सितंबर 2023 को खरीदी है 15.5 लाख की, फॉर विच पेमेंट वाज मेड थ्रू बैंकिंग चैनल एंड 1,50,000 वाज incurred by way of expense for its installation by making the payment through UPI. The said machinery was previously used by foreign company outside the India for 6 years. The machinery was put to use on 25 September and the company had claimed depreciation of 15%, additional depreciation 20%. आपने ये मशीन पहले से देखो, एडिशनल डेप्थ तो मिल ही नहीं सकता क्योंकि ये सेकंड हैंड मशीन है, सेकंड हैंड मशीन है, एडिशनल डेप्थ तो मिलना नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ क्या मिलना चाहिए, आपको नॉर्मल डेप्थ मिल जाना चाहिए जिसपे डेप्रिसिएशन का रेट है 15%। कंपनी ने डेप्रिसिएशन क्लेम कर रखा है इतना 15%, तो जो 20% है ना एडिशनल डेप्थ, वो डिसलाउ कर देना चाहिए। यस, एडिशनल डेप्थ डिसलाउ हो जाना चाहिए, एडिशनल डेप्थ डिसलाउ हो जाना चाहिए। कितना परसेंट? 20%। तो 20% निकाल लो किसका, 17 लाख रुपए का। हाँ बोलो भाई, ये जो अमाउंट है ये तो 15.5 लाख में ऐड हो जाएगी, तो 17 लाख रुपए का 20% विच इज 340, ये डिसला हो जाएगा। एनुअल बोनस डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ P&L 15 लाख, द सेम वाज अनपेड टिल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ आईटीआर। आईटीआर डेट तक अभी तक वो पे नहीं किया गया, विच वाज एक्चुअली फाइल्ड ऑन 3 दिसंबर फॉर AY 24-25। बताओ, स्टेटमेंट ऑफ P&L में डेबिट कर दिया, द सेम वाज अनपेड टिल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ आईटीआर, और एक्चुअली फाइल्ड ऑन 3 दिसंबर 2024, और आपने आईटीआर तक नहीं फाइल किया, क्योंकि नहीं पे किया तो बोनस की डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। तो 15 लाख रुपए क्या करना पड़ेगा, एड बैक करना पड़ेगा। तो ये बोनस अमाउंट क्या करना पड़ेगा, एड बैक 15 लाख रुपए, एज पर सेक्शन नंबर 43B। फिर इसके बाद डोनेशन टू रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी बाय नेट बैंकिंग 180 एंड बाय कैश 20,000 डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ P&L। आपने P&L में डेबिट कर दिया, ये तो गलत हो गया भाई साहब। आप कैसे कर सकते हो, डोनेशन की तो डिडक्शन 80G में मिलती है, तो और ये तो पॉलिटिकल पार्टी है तो इसकी तो मिलती है 80GGB या 80GGC में, और ये कंपनी है तो 80GGB में मिलेगी, तो यहां पर तो मिलनी नहीं थी, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी डोनेशन जो है डिसला हो जाएगी, ठीक है। कितना अमाउंट है, 2 लाख रुपए। आगे आ जाओ, अ सम ऑफ ₹5 लाख वर वेव्ड बाय NBFC compromising 3.8 lakh towards principal and 120 for interest as a part of one-time settlement. Interest amount waived is credited to statement of P&L. The principal amount waived was credited to capital reserve. The said loan was originally obtained from acquiring a vacant site. देखो इस बात का तो कोई लेना देना नहीं है डेबिट से, ठीक है। अब आ जाते हैं क्या क्या माइनस करना है। ऐसे एक्सपेंसेस जो आपको माइनस करने चाहिए, या फिर आप ये कह सकते हो कोई इनकम जो क्रेडिट कर दी है बट दे शुड नॉट बी टैक्सेबल। इनकम्स क्रेडिटेड बट नॉट टैक्सेबल,
वो यहां से क्या कर देंगे, माइनस। ऐसी इनकम्स कौन सी हैं जो क्रेडिट कर दी बट टैक्सेबल नहीं है? बच्चों मुझे एक एक करके बताना, क्या ये प्रिंसिपल अमाउंट का वेवर, प्रिंसिपल अमाउंट, क्योंकि पूरे 5 लाख वेव कर दिए, तो 3,80,000 रुपए आपने अपनी इनकम में दिखाए हुए थे। कहां दिखाए हुए थे? इनकम में। देखो, प्रिंसिपल अमाउंट वाज क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व, आपने इनकम में दिखाए थे। अच्छा, इनकम में नहीं, कैपिटल रिजर्व में दिखाए थे। इनकम में दिखाए होते तो हम लोग क्या करते, इसको हटा देते, पर यहां पे इनकम में नहीं दिखाया, कैपिटल रिजर्व में दिखाया है ना, रिजर्व एंड सरप्लस में जाके, तो पीएनएल में क्रेडिट किया ही नहीं। तो जब क्रेडिट नहीं किया तो डेबिट करने की भी क्या जरूरत है? बट वेवर ऑफ 1,20,000, ये जो इंटरेस्ट है ये आपने क्रेडिट कर दिया पीएनएल अकाउंट में। अच्छा, ओके, 5 लाख रुपए वॉज वेव ऑफ, 380 जो है वो आपने रिजर्व में डाल दिया, तो इसलिए वो तो छोड़ देते हैं। वो जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो वेव ऑफ कर दिया, और वो आपने वेव ऑफ करने के बाद पीएनएल अकाउंट में क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो इस केस में जो वेवर है इंटरेस्ट का, देखो वेवर ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट का तो लॉजिकल है, बट वेवर ऑफ इंटरेस्ट भी क्रेडिट क्यों करना है? या तो क्वेश्चन में ये लिखा हो कि इंटरेस्ट जो है वो आपने पहले डेबिट कर दिया, अगर इंटरेस्ट डेबिट ही नहीं किया तो वेव ऑफ करने पर क्रेडिट क्यों करना है? अब क्वेश्चन में कोई लिखा नहीं हुआ, हम एक एजम्पशन पे चलते हैं बच्चों यहां पर, कि जो इंटरेस्ट इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है ना, इंटरेस्ट अमाउंट, इंटरेस्ट वेव्ड, ये पीएनएल में क्रेडिट तो करा हुआ है, बट ये जो इंटरेस्ट है ये आपने उस वक्त, जिस वक्त आपने इंटरेस्ट पे किया था, ठीक है, एज्यूमिंग दैट डिडक्शन हैज नॉट बीन क्लेम्ड, not been claimed on interest due, मतलब जिस आपने इंटरेस्ट जब पे किया था तो आपने डिडक्शन इंटरेस्ट ड्यू, अच्छा हाँ, तो वेव ऑफ किया ना, वेव ऑफ किया मतलब आपको पैसे थोड़ी ना आए हैं, आपको पैसे नहीं आए, आपको वेव ऑफ कर दिया, मतलब आपने दिया ही नहीं। इंटरेस्ट ड्यू होने पर आपने डिडक्शन क्लेम नहीं करी होगी, इसलिए वेव ऑफ होने पर वो इनकम दिखा दी गई, बट वेव ऑफ होने पर इनकम दिखा दी, वो गलत दिखा दी। जब ड्यू होने पर डिडक्शन ही नहीं दिखाई, तो इसलिए हम लोगों ने ये ज्यूम कर लिया, ठीक है, हम इसको एजम्पशन बेसिस पर ही कर रहे हैं। कितने अमाउंट? 1,20,000। सर इसका क्या दूसरा केस भी हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था। आप ये ज्यूम कर सकते थे कि इंटरेस्ट जो पे ड्यू था आपने तब पीएनएल में एक्सपेंस क्लेम कर लिया होगा, और अगर आपने एक्सपेंस क्लेम कर लिया तो आज जो इनकम मिली है इसको फिर हम माइनस नहीं करते, क्योंकि फिर वो पीएनएल में आना भी चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? सारे बच्चों को बताओ। दैट्स इट। तो इनकम क्रेडिटेड वाले रिलेशन में और कोई पॉइंट नहीं है, सारे एक्सपेंसेस से रिलेटेड ही पॉइंट थे। और मेरी आ जाएगी क्या, पीजीबीपी इनकम, ये आ जाएगी मेरी पीजीबीपी इनकम। पीजीबीपी इनकम 43,45,000 प्लस 7 लाख प्लस 60,000 प्लस 25,000 प्लस 1 लाख प्लस 180 प्लस 340 प्लस 15 लाख प्लस 2 लाख माइनस 120। बच्चों 73,30,000 ये आना चाहिए, 7330 आना चाहिए पीजीबीपी इनकम। और फिर इसके बाद इसमें से माइनस कर देंगे हम क्या, 80 GGB डोनेशन, डोनेशन की डिडक्शन टू पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी को जो डोनेट करते हो ना उस पर डिडक्शन मिल जाती है।
और वो सिर्फ वो वाली अमाउंट की मिलती है जो आपने पे किया बाय वे ऑफ चेक, क्योंकि जो कैश में दिया वो 2000 से ज्यादा दिया है, इसलिए आपको सिर्फ 1,80,000 की डिडक्शन मिलेगी और किसी अमाउंट की डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो 1,80,000 इसमें से माइनस कर दो और मेरे पास आ जाएगा 71,50,000। ये मेरी आ गई टोटल इनकम। कोई और एड्स तो दिए हुए नहीं थे, तो ये हमारी टोटल इनकम। बच्चों ये 14 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आया है। इसमें तकलीफ कहां हो सकती है मैं आपको पहले बता देता हूं, कोई बात नहीं। आपने क्या किया होगा वो भी मैं बता देता हूं कि मे बी आपके दिमाग में कोई ऐसी बात चल रही हो। फर्स्ट थिंग, जो पॉइंट बन सकता था, जो आपके दिमाग में चल रहा होगा, वो ये कि जो रॉ मटेरियल परचेज, एमएसएमई के केस में आपके दिमाग में आ रहा होगा सर 15 लाख रुपए का आपने रॉ मटेरियल 12 मार्च को खरीदा, तो माइक्रो एंटरप्राइज 8 लाख रुपए पे कर दिया 20 मार्च को और बैलेंस 10 जुलाई को पे किया, तो दिक्कत क्या? आईटीआर से तो पहले पहले पे कर दिया, तो दिक्कत क्या है? बच्चों अगर मैं बता दूं ना, ये एमएसएमई के अंदर स्पेशल पॉइंट है। आईटीआर डेट तक एमएसएमई के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। एमएसएमई के अंदर आपको जो पेमेंट देनी है वो आपको कब तक देनी होती है? विद इन दैट फाइनेंशियल ईयर, एमएसएमई की रिकवरी करने के लिए। तो भाई एक तो बात को ये याद रखना है। अच्छा, बाकी तो मुझे लगता है नॉर्मल है, इसके अंदर आपको समझ में आता है। लेट फी की डिडक्शन जो है मिल जाती है, इंटरेस्ट की डिडक्शन कभी नहीं मिलती। और ये जो है वो डिसअलाउ इसलिए हुआ क्योंकि आपने ड्यू डेट के बाद पे किया। और सिमिलर इंप्लॉयर के कंट्रीब्यूशन लेट करने पर उसको पेनल्टी फेस करनी पड़ेगी, तो दिक्कत ही क्या है? ऑन ओकेजन ऑफ न्यू ईयर, ये जो लैपटॉप दिया है ये प्रमोशनल एक्सपेंसेस, इस पे आपने टीडीएस नहीं काटा। अगर टीडीएस नहीं काटा और डिडक्शन ले लिया है तो आपको कितना परसेंट डिसअलाउ हो जाएगा? 30% डिसअलाउ हो जाएगा, यानी 1,80,000 में ऐड कर देंगे, 70% लाभ हो जाएगा। बस यही दिक्कत आई हो सकती है और कहीं नहीं। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। आपको इस क्वेश्चन में टोटल इनकम ही निकालनी थी, टैक्स तो निकालना ही नहीं था। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, ये देखो 7 नंबर का क्वेश्चन है, 3 का बी पार्ट, 3 का बी पार्ट। इसमें आपको यह बोल दिया कि आपको 115 बी ए सेक्शन लगाना है। नहीं मतलब आपको बोला जा रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट दैट द कंपनी हैज टू वेदर इट शुड ऑफर रेगुलर प्रोविजन और प्रोविजन ऑफ 115 बी ए। आपको बताना है इनमें से। तो पहले तो आपको रेगुलर प्रोविजन के हिसाब से पीजीबीपी इनकम निकाल के बतानी है। कितना आएगा? 3 का बी पार्ट। इसी एग्जाम का हम लोग कर रहे हैं, कौन सा? दिसंबर 2024 का। इसी के अंदर ये 14 नंबर का क्वेश्चन है और फिर 7 नंबर का क्वेश्चन ये वाला। इसमें कह रहा है पालम लिमिटेड दिल्ली एक डोमेस्टिक कंपनी है, ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 80 लाख है, मैन्युफैक्चरिंग खर्चे 30 लाख है, नॉर्मल डिप्रिसिएशन 7 लाख है, एडिशनल डिप्रिसिएशन 2 लाख है, कंपनीज एलिजिबल। तो भाई आपको क्या करना चाहिए? पहले नॉर्मल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको दिया है ना, ग्रॉस रेवेन्यू, तो ग्रॉस रेवेन्यू वो कितना दिया हुआ है? 80 लाख रुपए। और इसमें से आप क्या माइनस कर दो? जो उसके एक्सपेंसेस है माइनस कर दो। एक्सपेंसेस क्या क्या है? 30 लाख रुपए के एक्सपेंसेस है मैन्युफैक्चरिंग वाले। इसके अलावा आपका खर्चा है डेप्रीसिएशन का। डेप्रीसिएशन आपको दिया हुआ है, नॉर्मल डेप्रीसिएशन 7 लाख, ये तो लेना ही है, ये तो लेना ही है। इसके अलावा आपको एडिशनल डेप भी दिया हुआ है। देखो अगर मैं अभी नॉर्मल रेगुलर प्रोविजंस के हिसाब से निकालूं तो ऐसे ही निकालूंगा, एज पर रेगुलर प्रोविजंस। एडिशनल डेप्रीसिएशन, एडिशनल डेप्रीसिएशन कितना अमाउंट है? 2 लाख। ये भी माइनस कर दो इसमें से, बोलो हाँ या ना। ये सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद आपकी आ गई पीजीबीपी इनकम। तो ये आ गया 41 लाख रुपीस, 41 लाख रुपीस। अब 41 लाख रुपए आने के बाद आपके पास कुछ और इनकम्स तो दी नहीं हुई, यही पीजीबीपी आपकी बन जाएगी, क्योंकि और कोई हेड ऑफ इनकम तो दी नहीं हुई, तो यही बन जाएगी हमारी ग्रॉस टोटल इनकम।
और इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U, और वो आपको दिया हुआ है 80IA, 5 लाख रुपए का 80IA का बेनिफिट और 4 लाख रुपए का 80JJAA का बेनिफिट। 80IA का बेनिफिट 5 लाख और 80JJAA का बेनिफिट कितना, 4 लाख। ये माइनस करने के बाद 32 लाख रुपए आया। 32 लाख रुपए आया। ये जो 32 लाख रुपए आ गया मेरा, ये मेरी आ गई क्या, टोटल इनकम। अब इस पर मैं टैक्स निकाल के एक बार देख लूंगा किसमें मेरे को टैक्स कम देना पड़ रहा है। तो अगर मैं ये बता दूं मेरी टर्नओवर बता दी गई है 400 करोड़ कभी हुई नहीं है, तो इसका मतलब है मेरा टैक्स क्या होगा, 25%। तो 25% के हिसाब से 32 लाख पे निकाल दो, कितना बनेगा, 32 लाख का 25% विच इज 8 लाख, है ना। और सीधा सेस लगा दो 4% का, यह आया 32,000, तो ये बनेगा 8,32,000 टैक्स एज पर रेगुलर रिजीम। और अगर मैं एज पर रेगुलर प्रोविजन हटा दूं, मैं निकालूं एज पर सेक्शन नंबर 115 BAA, आपको याद है BAA में आपको बोला जाता है कि आप अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो तो आप इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हो, जिसमें आपको बोला जा रहा है कि आप 115 BAA में 22% का टैक्स पे कर सकते हो। कितना परसेंट, 22%। बट उसके अंदर कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं, आपको एडिशनल डेप नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा, एडिशनल डेप नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। एडिशनल डेप नहीं मिलता है, बोलो हाँ या ना, एडिशनल डेप नहीं मिलता है। और आपको क्या नहीं मिलेगा, आपको 80IA और 80IA जो सेक्शन है ये, इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये दो बेनिफिट आपको नहीं मिलते हैं। ये बात हम लोग वैसे तो इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर भी करा देता हूं मैं आपको, बट इसमें भी 115 BAA की कंडीशंस पढ़ी होंगी हमने। बच्चों यहां पर हमें क्या करना चाहिए, हमें टोटल इनकम एज पर नॉर्मल प्रोविजंस आई है ना, नॉर्मल यानी रेगुलर प्रोविजंस के हिसाब से, वो कितनी है, टोटल इनकम 32 लाख। इस टोटल इनकम 32 लाख के अंदर क्या कर दो आप, ऐड कर दो वापस एडिशनल डिप्रिसिएशन, क्योंकि एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलना नहीं चाहिए। ये आ गया कितना एडिशनल डिप्स, 2 लाख। और आप ऐड कर दो इसमें 80IA, सेक्शन 80IA कितना अमाउंट है, 5 लाख। तो ये हो गया 39 लाख, 39 लाख। और 39 लाख रुपए का जो टोटल इनकम आया, इस पे आप निकाल दो टैक्स। इसका टैक्स का रेट है 22%। 39 लाख पर 22% कितना बना, 8,58,000 प्लस सेस 4%, सॉरी 22% है, 12% सरचार्ज भी तो लगता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम। 12 नहीं, सॉरी 10%, 10% सरचार्ज भी तो लगता है। तो 10% सरचार्ज और 4% सेस, ये इररिस्पेक्टिव इनकम होती है। ये सेस तो सेस से पहले सरचार्ज लगाओ, सरचार्ज लगता ही लगता है 10%। तो कितना बनेगा, 85,800। तो ये बना 943,800, 943,800 प्लस सेस 4%, इस पे 4% का सेस 37,752। टोटल इनकम आ गई 943, टैक्स आ गया 943,800 प्लस 37,752 विच इज 981,552। बच्चों अगर मैं टैक्स से कंपेयर करूं तो यहां पे टैक्स बना 8,32,000 और यहां पर टैक्स बना, तो क्या ऑप्शन बेटर है, नॉर्मल प्रोविजंस आर बेटर, बोलो यस और नो, रेगुलर प्रोविजंस आर बेटर। तो रेगुलर प्रोविजंस आर बेटर। बच्चों ये आंसर्स मैं आपको जैसे ही ये वीडियो कंप्लीट होगी आपको ये मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर।
तो बच्चों देखो 14 और 7 21 नंबर का तो यही टॉपिक आ गया। क्या चाहते हो? ठीक है, तो ये अच्छा खासे मार्क्स का आया हुआ है। मैं आ गया हूं जून 2024 के पेपर पे। ये थोड़ा सा आपको इसी तरीके से दिख रहा है, इंस्टीट्यूट ने ही इस तरीके से दिया है। ये जून 2024 का पेपर है। आपको ये पूरे के पूरे 14 नंबर का क्वेश्चन दिया है। इसमें नेट प्रॉफिट आपको निकालना है। हैज नॉट ऑप्टेड फॉर 115 BA, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट टोटल इनकम। बस वही पीजीबीपी, सिंपल सॉल्व करना है पीजीबीपी। तो बताओ क्वेश्चन नंबर करें। जून 2024, जून 2024 और यहां पर जून 2024 में मुझे दिख रहा है क्या, सबसे पहले पीजीबीपी इनकम नेट प्रॉफिट निकालनी है एज पर पी एंड एल। वो आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 3 का ए। नेट नहीं, 3 का ए नहीं है, 2 का ए होगा। 2 एक ही क्वेश्चन होता है, यही है ना जून 24। नहीं, गलत निकाल दिया, जून 24 ये 2। नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल कितना दिया हुआ है? 82 लाख। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ऐसे एक्सपेंसेस जो डेबिट तो कर दिए बट दे आर नॉट अलाउड, जिनकी डिडक्शन मिलनी नहीं चाहिए। बच्चों इसके अंदर आपको कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हैं। ओपनिंग स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। तो हम एक काम करते हैं ना, पहले एक्सपेंसेस वगैरह को हटाकर इसको अभी छोड़ देते हैं। पहले ये ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का निपटारा करते हैं। देखो आपको बताया ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, मतलब 10% से कम है। यानी ये 36 लाख रुपए जो वो 4 लाख रुपए कम आ रहा है। कैसे? 36 लाख 90% के बराबर होगा। बोलो यस और नो। 36 लाख 90% के बराबर होगा तो 100% कितना होगा? 40 लाख। यानी 4 लाख से ओपनिंग स्टॉक क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं ओपनिंग स्टॉक बढ़ाऊंगा, खर्चे बढ़ जाएंगे, प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम। तो हमें प्रॉफिट कम करना है। माइनस अंडर वैल्यूएशन हो रखा है ऑफ ओपनिंग स्टॉक, तो ये माइनस करेंगे कितने रुपए? 4 लाख रुपए। इसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, वो भी माइनस करेंगे। ओवर वैल्यूएशन होने की वजह से प्रॉफिट क्या रहा होगा? ज्यादा, तो ये भी कम करेंगे। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है बेटे 33 लाख रुपीस का क्लोजिंग स्टॉक, ये 10% ओवर वैल्यूड है। इसका मतलब ये 110% के बराबर है। बोलो हाँ या ना। मतलब होना चाहिए 30 लाख और 3 लाख रुपए बढ़ाया हुआ है, तो 3 लाख रुपए से हम प्रॉफिट जो बढ़ाया हुआ है वो कम कर देंगे। अब आ जाओ एक्सपेंसेस डेबिटेड बट नॉट अलाउड। अब देखो कि हमें क्या क्या एडजस्टमेंट करने की जरूरत है। इंप्लॉई बेनिफिट कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 24 लाख, ऑफ विच 4 लाख रिप्रेजेंटिंग कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर 2 लाख वॉज रेमिटेड 10 days बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड ड्यू डेट। तो भाई साहब 4 लाख रुपए गलत दिए ना आपने, तो क्या कर देंगे? सिंपली एड बैक पीएफ अमाउंट डिपॉजिटेड बियॉन्ड ड्यू डेट। ये बात पढ़ी होगी हमने, तो इसलिए डिसअलाउ हो जाएगा। कितना अमाउंट? 4 लाख रुपए। इसके अलावा इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन जो है टुवर्ड्स आरपीएफ, द होल अमाउंट वाज रेमिटेड ऑन 21 में। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंप्लॉयर के कंट्रीब्यूशन से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो लेट भी दिया है तो। वैसे क्यों? क्योंकि पेनल्टी वो इंप्लॉयर ही झेलेगा, उसके लिए दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट है दोस्तों, पेड कमीशन टू मिस्टर क्विंटो, अ नॉन रेजिडेंट एजेंट, फॉर प्रोक्योरिंग ऑर्डर फॉर सेल्स ऑफ गुड्स इन जापान 3 लाख। नो टीडीएस वाज डिडक्टेड। भाई साहब कमीशन नॉन रेजिडेंट को देते हो ना, बाहर जो आउटसाइड इंडिया, इस पे कोई टीडीएस होता भी नहीं है। तो अगर आपने टीडीएस नहीं काटा है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो यहां पर कुछ भी नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? कुछ भी नहीं करेंगे। आगे आ जाओ। डेप्रिसिएशन डेबिटेड इन बुक 1650 अंडर सेक्शन 32 अदर देन 7 बिलो, मतलब नीचे जो लिखा है उसके अलावा, एज पर इनकम टैक्स रूल्स कितने बन रहे हैं? 19.5 लाख। मतलब डेबिटेड इन बुक से 16.5 होना कितना चाहिए? 1950। यानी कितना कम है डेबिटेड इन द बुक्स? डेबिटेड इन द बुक्स है 1650, तो 3 लाख रुपए कम है। बोलो 3 लाख रुपए कम है, तो 3 लाख रुपए का जो डिप्रिसिएशन है वो हम और क्लेम करेंगे, हाँ या ना?
3 लाख रुपए का डिप्रिसिएशन और क्लेम कर लेंगे। तो माइनस में आ जाओ और लिख दो डेप्रीसिएशन नॉट चार्ज अर्लियर। तो जो हमने डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं किया और करना चाहिए वो हम माइनस कर देते हैं, कितने रुपए, 3 लाख रुपए। या फिर अगर आप ये कह रहे हो 16.5 लाख रुपए सर एडबैक कर दें, 19.5 लाख रुपए हम फिर माइनस कर दें, तो ऐसा भी कर सकते हैं। आगे एक्वायर्ड मशीनरी 20 लाख रुपए की 5 अगस्त को इट वॉज इंस्टॉल्ड एंड पुट टू यूज फ्रॉम 10th ऑफ अक्टूबर। अब देखो क्वेश्चन में लिखा है कि डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 इन रिस्पेक्ट ऑफ द एसेट्स अदर देन 7 बिलो, मतलब 7 जो पॉइंट है ये वाला इसके अलावा है। इसका मतलब है इसका अभी डेप्रिसिएशन लगाना बाकी है। इसका पुट टू यूज 10 अक्टूबर को हुआ है, तो लेस देन 180 डेज बनेगा ये, तो बताओ हाँ या ना। तो इस डेप्रिसिएशन लगाते हैं इसके ऊपर, तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, बताओ कितना अमाउंट है, 20 लाख, और 20 लाख का 7.5% कितना बनेगा, 1,50,000। 20 लाख का 7.5%, 1,50,000। इज दैट क्लियर? आगे आ जाओ। पेड एज इंटरेस्ट फॉर लेट फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न। इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो, और वो भी जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स में जो इंटरेस्ट पे करते हो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, इसकी डिडक्शन अलाउ हो जाती है। तो इंटरेस्ट ऑन जीएसटी है ना, तो ये अलाउ हो जाएगा, इसका कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। इज दैट क्लियर? आगे आ जाओ। पेड 2 लाख रुपए बाय वे ऑफ फी फॉर इंक्रीजिंग इट्स ऑथराइज कैपिटल। 2 लाख रुपए आपने पे किए फॉर इंक्रीजिंग इट्स ऑथराइज कैपिटल। ये देखो ये फाइनेंसिंग से रिलेटेड है। अगर आप ये काम कर रहे हो तो ये 2 लाख रुपए आपकी पीजीबीपी इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। हम क्या कर देंगे, इसको अलाउ नहीं करेंगे, हम इसको क्या कर देंगे, एड बैक। तो लिखें फी फॉर इंक्रीजिंग इट्स ऑथराइज कैपिटल। ये अमाउंट कितना है बच्चों, 2 लाख रुपए, तो ये डिसअलाउ हो जाएगा, इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। आगे आ जाओ। A vacant plot was sold for 24 lakh being its wholly owned subsidiary, stamp duty value प्रॉपर्टी की 30 लाख। The profit on sale of plot as per books is 10 lakh is credited in the statement of P&L। एक वेकेंट प्लॉट है जो आपने 24 लाख का बेचा है, जो कि होली बीइंग इट्स होली ओन्ड सब्सिडरी। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है उसकी, 30 लाख। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है उसकी, 30 लाख। और आपने ये कितने का बेचा है, बताओ कितने का बेचा है। ये आपने बेचा है 10 लाख, नहीं आपने बेचा है 24 लाख में। अच्छा, यानी प्रॉफिट, और आपने प्रॉफिट कितना बुक कर रखा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, 10 लाख। बेटा पहली बात तो ये है, ये कैपिटल गेन का पार्ट है, ये यहां पर आएगा ही क्यों, हटाओ इसको। जो आपने बुक कर रखा है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लॉट, भाई ये यहां पे आएगा ही क्यों, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ये यहां पे कैपिटल गेन का पार्ट है, यहां से क्या कर दो, हटा दो, पूरे 10 लाख रुपए हटा दो, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, कैपिटल गेन है। अब क्या रह गया, 11th पॉइंट पे आ जाते हैं। 1 अगस्त 23 को कंपनी ने सेल आउट कर दिया फैक्ट्री बिल्डिंग 80 लाख की, और बिल्डिंग वाज यूज्ड फॉर पास्ट 7 इयर्स। कंपनी बॉट कैपिटल गेन बॉन्ड्स फॉर द पर्पस ऑफ अवेलिंग एग्जेम्पशन। बच्चों इसका तो कैपिटल गेन का टॉपिक है, क्या ये कैपिटल गेन का टॉपिक नहीं है, यस। तो इसलिए इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है यहां पर, बस तो यहां पर इसका कोई रिलेशन नहीं। कैपिटल गेन जब निकालेंगे तब हम इसको देखेंगे। अभी हम लोग क्या कर देते हैं, पीजीबीपी इनकम निकाल लेते हैं, यहां से हमारी पीजीबीपी इनकम आ जाएगी। बताओ कितनी आई, 82 लाख माइनस 7 लाख प्लस 4 लाख प्लस 2 लाख माइनस 3 लाख माइनस 1,50,000 माइनस 10 लाख, यार 66,50,000।
अरे आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, इस पे एडिशनल डेप भी देना चाहिए, ये रह गया। ये देखो, ये 20 लाख है ना, इस पे एडिशनल डेप भी मिलना चाहिए, तो एडिशनल डेप प्लीज ले लेना यहां पर, एडिशनल डेप और क्लेम कर लेना, माइनस एडिशनल डेप ऑन प्लांट एंड मशीनरी। जो प्लांट एंड मशीनरी उस पे एडिशनल डेप 20 लाख का 10% यानी 2 लाख रुपए, एक वो क्लेम कर लेना चाहिए। बाकी हमारा सब ठीक है, समझ में आया ना, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और एडिशनल डेप मिलता है ना। तो 64,50,000 ये हमारी पीजीबीपी आ गई। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम कैपिटल गेन ऐड कर देंगे। कैपिटल गेन में मेरे पास एक तो सेल ऑफ वेकेंट प्लॉट ही है, बट जो प्लॉट बेचा है, ये देखो, जो आपने प्लॉट बेचा है, ये किसको बेचा है, ये वाला देखो, ये आपने एक होली ओन्ड सब्सिडरी को बेचा है। बच्चों एक ना सेक्शन है, सेक्शन नंबर 47, उसमें ना ट्रांजैक्शंस नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांसफर लिखा है। और अगर आप अपनी जो लैंड है, अपनी प्लॉट ऑफ लैंड है, अगर आप अपनी सब्सिडरी को बेचते हो जो कि होली ओन्ड सब्सिडरी है, 100% आपकी कंपनी है, तो ऐसे केस में उसका कोई कैपिटल गेन इनकम नहीं मानी जाएगी। ये कैपिटल गेन इनकम नहीं है, कुछ नहीं करेंगे इसका। दूसरा, ये वाला केस जरूर है, इसमें फैक्ट्री बिल्डिंग आपने बेच दिया 80 लाख में, तो इसका कैपिटल गेन जरूर निकालना चाहिए। तो सेल वैल्यू, सेल ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग कितनी है, 80 लाख, ये यहां पे लिख देते हैं 80 लाख, माइनस कर दो इसमें से कि कितनी की बिल्डिंग आपने खरीदी। अब देखो इसमें क्या करते हैं, क्योंकि ये बिजनेस का एसेट है, तो डब्ल्यूडीवी दी हुई है आपको 34 लाख, तो वो हम इसमें से क्या कर देंगे, डब्ल्यूडीवी वैल्यू ऑफ ब्लॉक 34 लाख, हम माइनस कर देंगे। बोलो यस और नो, पीजीबीपी इनकम ध्यान है कि नहीं। तो बच्चों ये मेरी पीजी कैपिटल गेन इनकम आ जाएगी, सॉरी पीजीबीपी कह रहा हूं, कैपिटल गेन, ये 46 आ गई। क्या मेरी बात समझ में आ गई, इज दैट क्लियर एवरीवन। अच्छा, इसके बाद आपने बॉन्ड्स खरीद लिए रिटर्न से पहले पहले 6 महीने के अंदर अंदर, तो भाई साहब सेक्शन नंबर 54 ईसी का आपने बेनिफिट भी ले लिया, तो 46 लाख रुपीस, 50 लाख तक आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो, अपने 46 लाख का ही बॉन्ड्स खरीदे हैं, तो भाई साहब ये पूरी की पूरी इनकम भी एडजस्ट हो गई, कैपिटल गेन खत्म। तो रह क्या गया, कुछ भी नहीं रहा। तो भाई साहब अदर सोर्सेस वगैरह कुछ है नहीं, तो मेरी ग्रॉस टोटल इनकम आएगी यही 6450, यही मेरी टोटल इनकम हो जाएगी। क्या यहां तक क्लियर है, यही मेरी टोटल इनकम हो जाएगी, कोई 80C की डिडक्शन नहीं, कुछ नहीं। बच्चों आप देख पा रहे हो पीजीबीपी के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे, ठीक है जी ना। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में प्रैक्टिस करने हैं, और आपको इसकी अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए पीजीबीपी की पूरा पूरा कंटेंट देखना चाहिए, क्योंकि 14 नंबर का क्वेश्चन आता है, मजाक नहीं है, हल्के में नहीं लेना इसको, ठीक है। इंटर की वीडियोस जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इंटरमीडिएट में पीजीबीपी बड़े डेप्थ से पढ़ाया जाता है, और इनफैक्ट मैंने भी अपने चैनल पर रिवीजन क्लासेस दी हुई है, आप लोग वहां से भी देख सकते हो, ठीक है। अब हम करेंगे एमक्यूपी मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो ये 2 पेपर मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। ये सीएमए फाइनल एमटीपी दिसंबर 2024 का है, ठीक है। जो पीजीबीपी का क्वेश्चन है वहीं से पिक किया मैंने, और वो क्वेश्चन का मैंने आपको पीडीएफ मैंने बना दिया है ऑलरेडी। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें लिखता है XYZ लिमिटेड is engaged in the manufacture of textiles since 1/4/2012. Its statement of P&L shows a profit of 700 lakh after debit and credit of the following items. अब आपको ये कुछ एडजस्टमेंट दी हुई है, वो कह रहा है ये सब एडजस्टमेंट इसके अंदर हो रखी हैं, मतलब इसमें से डेबिट हो चुके हैं। अच्छा ठीक है, और कुछ एडजस्टमेंट्स और भी होंगी, क्रेडिट भी होगा तो क्रेडिट हो रखा होगा, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है जिसकी आपने कोई एडजस्टमेंट अभी तक नहीं की होगी, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है। फाइनली आपको क्या निकालना है, टोटल इनकम निकालना है एंड टैक्स पेबल फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। अच्छा, मैट प्रोविजन इस पर्टिकुलर टॉपिक में इग्नोर करना है, और एक कंपनी का एक सेक्शन होता है 115 BAA, ये भी इग्नोर करना है। और टर्नओवर दे दी है 2021-22 की 460 करोड़ 460 CR। तो आप समझते हैं कि टर्नओवर क्यों दी है, ताकि ये बताने के लिए कि टर्नओवर 21-22 में 400 करोड़ से ज्यादा है, और अगर 21-22 में 400 करोड़ से ज्यादा है तो टैक्स का रेट कौन सा लगने वाला है, 30%। चलो ये तो बात आ जाती है टैक्स लगाने की, तो टैक्स तो बात की बात है, पहले हम टोटल इनकम निकालेंगे। तो यहां पर ये क्वेश्चन नंबर है 1, स्टार्ट कहां से करेंगे, अगेन नेट प्रॉफिट
एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आपको नेट प्रॉफिट दिया है वो कितना दिया है? 700 lakhs। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे एक्सपेंसेस डेबिटेड बट नॉट अलाउड। आपको तो पता है फॉर्मेट। अब एक एक करके सारे एक्सपेंस हमें डिस्कस करने हैं और जहां लगे किसकी डिडक्शन मिलनी चाहिए तो हम लोग दे देंगे। ध्यान से देखो क्या लिख रहा है, डेप्रिसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट कितना दिया हुआ है? 50 लाख। बट हमें कंपनीज एक्ट के हिसाब से थोड़ी ना देते हैं, हम तो इनकम टैक्स वाले हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से नीचे मैंने एडजस्टमेंट देखी, आप लोग भी देखोगे डेप्रिसिएशन से रिलेटेड नीचे कोई पॉइंट है। ये देखो, ये लिखा नॉर्मल डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड एज पर इनकम टैक्स रूल इज 80 लाख। तो ये डेप्रिसिएशन तुमने ज्यादा दे दिया। कितना ज्यादा दे दिया? हमने नहीं, ज्यादा नहीं दे दिया, कम दिया। 30 लाख डेप्रिसिएशन और मिलेगा। 50 लाख दिया, 80 लाख होना चाहिए था, तो 30 लाख का डेप्रिसिएशन और मिलेगा। तो हमें यहां पर एक कॉलम और बना देते हैं, एक कॉलम और बना देते हैं जो बन जाएगा एक्सपेंसेस टू बी डेबिटेड का। एक्सपेंसेस टू बी डेबिटेड का यहां पर माइनस एक्सपेंसेस टू बी डेबिटेड। तो क्या डेप्रीसिएशन और देना था? हां। कितना और देना था? 80 लाख देना था। 50 लाख दिया हुआ है तो 30 लाख और देना है। तो क्या 30 लाख रुपीस को और माइनस करेंगे? जी हां, 30 लाख रुपीस और माइनस होंगे। समझ में आया कि नहीं? इस डेप्रीसिएशन से रिलेटेड ना नीचे एक और पॉइंट भी दिया है, ये देखो। There was an addition to plant and machinery amounting to 50 lakh on 10th of June 23, which was used for more than 180 days during the year. अब ये तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन में आ गया होगा, बट ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल डेप भी तो मिला होगा। एडिशनल डेप कह रहा है नहीं किया एडजस्ट, तो करो एडिशनल डेप एडजस्ट कर देते हैं, तो यानी एडिशनल डेप भी देंगे। कितना मिलेगा एडिशनल डेप? बताओ कितने रुपए का एसेट ऐड किया? 50 लाख का। 50 लाख का 20%, 50 लाख का 20% इज 10 लाख। 10 लाख का एडिशनल डेप और दे देंगे। क्या ये बात समझ में आई बच्चों? क्या ये बात समझ में आई? आगे देखो, इसके बाद लिख रहा है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ईपीएफ ऑफ ₹2 लाख। ठीक है, एम्प्लॉयर का 2 लाख रुपए कंट्रीब्यूट है, तो इसकी तो उसको डिडक्शन मिल ही जाएगी एम्प्लॉयर को। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है 2 लाख, विच वॉज रेमिटेड ऑन 8th में। मतलब इस साल में तो ड्यू डेट निकल गई, मार्च मंथ का था, तो आपने तो पैसे काट के अपनी जेब में डाले हुए हैं, दिए हैं नहीं। तो दिए नहीं है, कब दिए? अगले साल दिए। तो क्या आफ्टर ड्यू डेट दे रहे हो? यस और नो? तो बच्चों ऐसे सिचुएशन में आपको इस इंप्लॉइज कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन नहीं मिलेगी। इंप्लॉइज इसकी अगले साल मिल जाएगी। कब मिलेगी? अगले साल। तो इंप्लॉइज कंट्रीब्यूशन डिपॉजिटेड बियॉन्ड ड्यू डेट, ड्यू डेट के बियॉन्ड कितना अमाउंट है? 2 लाख रुपए। तो ये 2 लाख रुपए तो हम लोग एड बैक करने वाले हैं। क्या ये बात समझ में आई? अगला बताओ, अगला बताओ। कंपनी अपेंडेड अ नोट टू इट्स इनकम स्टेटमेंट दैट इंडस्ट्रियल पावर टैरिफ कंसेशन ऑफ 2.5 लाख रुपए वाज रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट एंड क्रेडिट टू सेम टू पीएनएल। लो जी, इन्होंने पीएनएल में क्रेडिट कर दिया। अब बताओ, अगर 2.5 लाख रुपए वाज रिसीव्ड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट एंड क्रेडिटेड सेम टू पीएनएल अकाउंट, तो ये तो गड़बड़ हो गई। बताओ, गड़बड़ हो गई? अरे नहीं, स्टेट गवर्नमेंट ने कंसेशन दिया है, मतलब सब्सिडी दी है, तो क्या ये इनकम होनी चाहिए थी? हाँ, पीएनएल अकाउंट में इनकम दिखा दी होगी, तो दिखा भी दी है, तो कुछ करने की जरूरत है? कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। कंपनी हैज प्रोवाइडेड एन अमाउंट ऑफ 25 लाख बीइंग सम एस्टिमेटेड एज पेबल टू वर्कर्स बेस्ड ऑन एग्रीमेंट टू बी एंटर्ड विद द वर्कर्स यूनियन टुवर्ड्स periodical wage revision once in 3 years. The provision is based on fair estimation
ऑन अ वेज एंड रीजनेबल सर्टेनिटी ऑफ रिवीजन वंस इन 3 years। कह रहे रीजनेबल सर्टेनिटी है आपके पास कि ये जो 25 लाख का प्रोविजन बनाया, वैसे प्रोविजन की डिडक्शन नहीं मिलती है, बट आईसीडीएस 10 में ये बात मेंशन्ड है कि अगर आप रीजनेबली सर्टेनिटी प्रूफ कर देते हो कि इतना अमाउंट होगा जरूर इसके आसपास, तो आप इसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। तो इस 25 लाख की हम डिडक्शन क्लेम कर लेंगे। बच्चों मेरी बात सुनो, क्या आपको लग रहा है कि जो हम लोग डिडक्शन ले पा रहे हैं, जब डिडक्शन ले ही रहे हैं तो हमें दिखाने की जरूरत नहीं, तो इसके बारे में कुछ नहीं लिखोगे, नोट देना पड़ेगा, हर पॉइंट पे नोट देना पड़ेगा, एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे नोट के बिना। समझ गए मेरी बात? ये देखो आगे, द कंपनी हैज मेड अ प्रोविजन फॉर डेटर्स। अल्लो, ये डेटर वाला प्रोविजन, ये तो एडबैक करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना है बच्चों? 200 लाख रुपए के डेटर हैं और इसका 10% प्रोविजन बनाया, 20 लाख। अगला बताओ, अ डेटर हु ओड द कंपनी एन अमाउंट ऑफ 40 लाख। कोई डेटर है जिसने 40 लाख रुपए देने थे, वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। प्रोविजन तो अलाउ नहीं होते तो एडबैक कर दिए, बट एक डेटर है जो इंसॉल्वेंट हो गया और वो अमाउंट हमने पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर दिया, बैड डेट के नाम से कर दिया होगा, तो कर दिया तो डिडक्शन ले ली ना। तो गलत क्या किया? मिलनी चाहिए थी और ले भी ली, सब सही है। आगे आ जाओ। Sundry creditors includes an amount of 50 lakh payable to AN company towards the supply of raw material which remains unpaid due to quality issue। 50 लाख रुपए किसी के देने थे और वो हमने रोक रखे थे। An agreement has been made to settle the amount of discount of 75% of the outstanding amount। तो क्या कह रहा है? कह रहा है 50 लाख रुपए में से हम डिस्काउंट लेना चाह रहे हैं, क्योंकि हम पेमेंट दे रहे हैं उसको, हम डिस्काउंट देना चाह रहे हैं 75%, वो हमें डिस्काउंट दे और हम लोग रिसीव कर ले तो हम उसको पेमेंट कम दे। कह रहे जितना अमाउंट, देखो जब मैंने गुड्स खरीदे होंगे तो पूरे 50 लाख का खर्चा दिखाया होगा पीएनएल में। आज 50 लाख का खर्चा दिखाने के बाद 75% का उसने मुझे डिस्काउंट दे दिया पार्टी ने। क्यों? क्योंकि क्वालिटी इशू था। तो मुझे बताओ, जितना पैसे का डिस्काउंट दे दिया ना, वो उसने लिखा है कि उसने उस अमाउंट को क्या कर दिया होगा, पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है। तो भाई हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही किया है। तो बताओ क्या इन सब चीजों के बारे में नोट्स डालोगे कि नहीं? बिल्कुल डालोगे। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर वाज 200 लाख एंड 255 लाख, दे वर ओवर वैल्यू। लो जी, इसको भी निपटा देते हैं। अब मुझे बताओ, अगर मैं ये कह रहा हूं कि ओपनिंग स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड, ओपनिंग स्टॉक मतलब पीएनएल ट्रेडिंग की डेबिट साइड पे खर्चे ज्यादा दिखा रहे हो तो प्रॉफिट कम आ रहा होगा, है ना? खर्चे ज्यादा दिखा रहे हो तो प्रॉफिट कम आ रहा होगा। प्रॉफिट कम आ रहा है दोस्तों, प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। सो ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, क्या करें? कितनी ओवर वैल्यूएशन? 200 लाख डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आ जाएगा। कितना आ रहा है ये बताओ? 200 डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 10, ये आ रहा है बच्चों 18.18 लाख। इतना तो हमने प्लस करना है और माइनस करना है। बच्चों बताओ, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, प्रॉफिट को कम करेंगे। तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? क्लोजिंग स्टॉक 255 लाख, तो 255 लाख डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 10, 23.18 लाख। इतना अमाउंट क्या करेंगे? माइनस। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? आगे आ जाओ। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, 500 लाख रुपए की प्रोविजन बनाई है ग्रेचुटी की। अच्छा, तो अलाउड ही नहीं है, अलाउड ही नहीं है। एक्चुअल ग्रेचुटी पेड डेबिटेड टू प्रोविजन, मतलब कितना एक्चुअल ग्रेचुटी पे किया? 300, और प्रोविजन बनाया कितना है? 500। तो कितना गलत प्रोविजन बना हुआ है? 200 गलत बना हुआ है, 200 लाख। तो वो क्या करना होगा? एड बैक करना पड़ेगा। तो लिखेंगे प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी कितना? 500 लाख माइनस 300 लाख, यानी 200 लाख रुपए का प्रोविजन बनाएंगे। आगे आ जाओ।
कमीशन 1 लाख रुपए की है, पेड टू रिकवरी एजेंट फॉर रियलाइजेशन ऑफ डेट, और टैक्स हैज बीन डिडक्टेड एंड रेमिटेड। ओके, किसी को कमीशन दी होगी, ठीक है, नहीं सॉरी, हाँ कमीशन किसी को दी होगी और 1 लाख रुपीज की, और टीडीएस भी काटा है उसका, तो डिडक्शन मिल जाएगी, कुछ नहीं करेंगे, और हमने तो डिडक्शन ले ही रखी है। ये सारी वही चीजें हैं जिनके एडजस्टमेंट हो चुकी है। आ गया, द कंपनी हैज परचेज्ड 500 टन्स ऑफ इंडस्ट्रियल पेपर पैकिंग मटेरियल एट अ प्राइस ऑफ 30,000 पर टन, एक ऐसे फर्म से इन विच मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स और पार्टनर्स। लो जी, ये तो रिलेटिव हो गए। ऐसी फर्म से लोन लिया है, ऐसी फर्म से परचेज किया है जिस फर्म में डायरेक्टर ही क्या है, पार्टनर है। तो ऐसे केस में नॉर्मल सेलिंग प्राइस देखो 28,000 पर टन, बड़ा आप खरीद रहे हो 30,000 पर टन, तो 2,000 पर टन महंगा खरीद रहे हो ना। तो बताओ यहां पर पेमेंट टू रिलेटिव हो गया कि नहीं, पेमेंट टू रिलेटिव। कितना अमाउंट बताओ भाई, देखो 2,000 रुपए पर टन का फर्क है, तो 2,000 मल्टीप्लाई बाय 500, ये हो गए 10 लाख। 10 लाख रुपए एड बैक करेंगे। क्या यहां तक क्लियर हो गया? ये पॉइंट भी, फर्स्ट पॉइंट भी हो गया, एडिशनल इंफॉर्मेशन नॉर्मल वाला भी हो गया। कंपनी हैड क्रेडिटेड अ सब कॉन्ट्रैक्टर एन अमाउंट ऑफ 10 लाख टुवर्ड्स द रिपेयरिंग ऑफ मशीनरी कंपोनेंट। द टैक्स सो डिडक्टेड वाज रिमिटेड ऑन 31 दिसंबर। ओ भाई, आपने 31 मार्च पिछले साल का कोई 10 लाख रुपए का अमाउंट था जो आपने किसी को पेमेंट कर दी, किसी को पेमेंट कर दी 10 लाख रुपए, और उस 10 लाख रुपए की जो पेमेंट आपने किसी को करी उसमें टीडीएस कब काटा गया और डिपॉजिट कराया गया? 31 दिसंबर, मतलब इस साल। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है, क्या पिछले साल डिडक्शन मिली होगी? 70% मिल गई होगी पिछले साल, 30% नहीं मिली होगी। इस साल में वो जमा करा दिया तो 30% इस साल मिल जाएगी, हाँ या ना? रेजिडेंट का हम ऑब्वियसली रेजिडेंट पेमेंट समझते हैं, तो पहले साल जिस साल में डिफॉल्ट होता है उस साल में तो 70% तो अलाउ हो जाता है, 30% डिसअलाउ होता है, तो यहां पे 30% डिसअलाउ हो जाएगा पिछले साल का, और इस साल में वही 30% डिडक्शन मिल जाएगी। यानी अभी आप डिडक्शन क्लेम कर लोगे, क्या लिखोगे? एक्सपेंसेस टू बी डेबिटेड में लिखोगे पेमेंट टू सब कॉन्ट्रैक्टर। कितना अमाउंट है? 10 लाख का 30%, 3 लाख, इसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। आगे आ जाओ। द कंपनी हैज कलेक्टेड 7 लाख एज सेल्स टैक्स फ्रॉम इट्स कस्टमर। ओके, हाउएवर अपील हैज बीन मेड ऑन हाई कोर्ट, डायरेक्टेड द सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट टू रिफंड 3 लाख टू द कंपनी। ठीक है, तो सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट ने कंपनी को 3 लाख रुपए वापस कर दिए। द कंपनी ने क्या किया? 2 लाख रुपए तो कस्टमर को दे दिया, 1 लाख रुपए अभी भी पड़ा हुआ है। भाई 1 लाख रुपए जब तक दोगे नहीं तो उसकी डिडक्शन मिलेगी नहीं, तो वो 1 लाख रुपए क्या होगा? वो तुम्हारी इनकम मान ली जाएगी। भाई जब सेल्स टैक्स पे किया था तो खर्चा माना होगा, आज सेल्स टैक्स का रिफंड आ गया तो इनकम मानी जाएगी, हाँ या ना? 1 लाख रुपए इनकम मानी जाएगी बच्चों। तो ये क्या लिखेंगे यहां पर? इनकम टू बी क्रेडिटेड, इसमें आ जाएगा वो सेल्स टैक्स का अमाउंट। कितना अमाउंट आएगा? 1 लाख रुपए। बस, डन एवरीवन। बस, तो मेरे हिसाब से सारा मैंने कंप्लीट कर लिया है। ये सारी फिगर्स तो माइनस होनी है, तो मेरी पीजीबीपी इनकम क्या आ रही है? 700 प्लस 2 प्लस 20 प्लस 200 प्लस 10 माइनस सॉरी प्लस 1 माइनस 40 माइनस 3 माइनस 23.18 प्लस 18.18, 885 लाख। कितना आ रहा है? 885 लाख। ये हो गई मेरी पीजीबीपी इनकम, और इनफैक्ट यही मेरी टोटल इनकम की, क्योंकि और कोई इनकम तो दी नहीं हुई। डन एवरीवन। अब मुझे टैक्स निकालना है, कैसे निकालूंगा? क्या ये बात बता दी गई है कि पिछले साल 21-22 में टर्नओवर कितनी थी? 400 करोड़ से ज्यादा, तो 30% लगेगा, तो टैक्स लगेगा एट द रेट ऑफ 30%। लगा दो 885
लैक्स का 30%, ये आ रहा है 265,50,000। इस पे लगेगा सरचार्ज, क्योंकि आपकी जो इनकम है वो 1 करोड़ से ज्यादा है, तो 7% का सरचार्ज लगेगा। इसी पे 7% लगा दो, ये आ रहा है 18,58,500। टोटल हो गया 284,08,500। और इसके अंदर हम सेस ऐड कर देंगे 4% का, तो ये आ जाएगा 11,36,340। टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी। ये आ जाएगी 2,95,44,840। आओ एक बारी आंसर वेरीफाई कर लेते हैं बच्चों, आंसर एक बारी वेरीफाई कर लेना चाहिए। ये दिसंबर 2024 का सजेस्टेड आंसर है, यही क्वेश्चन है, हाँ यही क्वेश्चन है। इसका आंसर आ रहा है 885 लाख हमारे हिसाब से, हाँ ये रहा 8,85,00,000। और उसके बाद टैक्स लाइबिलिटी आ रही है 295,44,840। क्या ये बात समझ में आई? अब आपने देखा इनके आंसर्स में नोट्स भी दिए हुए हैं, हर पॉइंट में नोट बनाना पड़ेगा, जो जो पॉइंट आपने वेकेंट छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया, कुछ नहीं किया, ठीक है, हर पॉइंट पे नोट बनाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 2। तो अगला क्वेश्चन हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सीएमए फाइनल का एमटीपी जून 2024 का क्वेश्चन, ठीक है। और आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन दी है, आओ जरा देखें। ये दिया है डेबिट साइड पे कुछ खर्चे और क्रेडिट साइड पे कुछ इनकम। बच्चों ये क्वेश्चन में आपको डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन दी है, और आपको ये बता दिया कि 21-22 में आपकी टर्नओवर 250 करोड़ थी, ओके। तो अगर 250 सीआर थी तो 400 करोड़ से कम हुई, तो टैक्स का रेट तो कितना लगेगा? 25% लगेगा, ठीक है। टैक्स लाइबिलिटी बनानी है। अभी अब क्वेश्चन में जब टैक्स लाइबिलिटी बोलेगा, कंपनी की बात कर रहा है, मैट इग्नोर करने के लिए नहीं कह रहा। यहां पे मैट का रोल आ जाता है, यहां पे मैट है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, समझ गए? अब बताओ कैसे सॉल्व करें इसको। आओ बड़े आसान तरीके से स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले तो आपको पता है हमें स्टार्ट कहां से करना है, नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट करेंगे। कितना दिया नेट प्रॉफिट? 123,80,000, ठीक है जी। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ऐसे एक्सपेंसेस जो डेबिट तो कर दिए बट दे शुड नॉट बी अलाउड। ऐसे कौन से एक्सपेंसेस हैं जो डेबिट कर दिए बट दे शुड नॉट बी अलाउड? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या रॉ मटेरियल कंज्यूम नॉर्मल खर्चा है? हाँ। रेंट, रेंट पे नीचे चेक करो, नोट नहीं है, मैंने देख लिया। सैलरीज एंड वेजेस पे कोई नोट है? कोई नोट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, डेप्रिसिएशन पे एक नोट है, बिल्कुल है। डेप्रिसिएशन कहता है कि डेप्रिसिएशन होना चाहिए था 4 इनकम टैक्स के हिसाब से, और आपने लिया हुआ डेप्रिसिएशन कितना? 5। तो कितना ज्यादा ले रखा है उसको हटा दो, इसको बोलते हैं एक्सेस डेप्रिसिएशन। कितना हो गया? 1,00,000, ये एड बैक कर दिया। समझ में आया? प्रोविजन फॉर कंटीजेंसी, प्रोविजन तो अलाउड ही नहीं होते, बोलो होते हैं क्या? नहीं। तो प्रोविजन फॉर कंटीजेंसीज कितना अमाउंट है? 75,000, एड बैक कर दो। इसके अलावा वेल्थ टैक्स, वेल्थ टैक्स तो आपको तो पता ही है, सेक्शन 40 सबसेक्शन ए क्लॉज 2, वेल्थ टैक्स इनकम टैक्स की रिडक्शन नहीं मिलती, 50,000। इसके अलावा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजंस की नहीं मिलती, बोलो यस और नो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना अमाउंट है? 40,000। इसके अलावा प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड भी प्रोविजन है, इसकी भी नहीं मिलती, तो इसको भी क्या कर देंगे? एड बैक। कितना अमाउंट है? 1,00,000 रुपए। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, इसकी भी नहीं मिलती, तो प्रोविजन फॉर टैक्स भी हटाओ, प्रोविजन तो अलाउड ही नहीं है ना, 1,05,000 ये भी हटाओ। डेबिट साइड हो गई पूरी। अब जरा क्रेडिट साइड पे आ जाओ और चेक करो।
अच्छा, एक ना और बात लिखी हुई है, कह रहा है रीवैल्यूएशन एसेट्स पर डेप है 50,000, तो उसका तो मिलेगा ही नहीं ना डेप, हमने तो उसको भी हटाना है। तो ओवरऑल देखा जाए तो एज पर इनकम टैक्स तो लिखी दिया 4, और अकाउंट्स के हिसाब से 5 लिया हुआ था, उसके अंदर 50 वो भी है, तो हमने पूरा 1 लाख हटा ही दिया, उसके अंदर वो 50,000 आ गया, तो कुछ नहीं करना, ठीक है, इसको छोड़। अब जरा क्रेडिट साइड पे आ जाओ, रीवैल्यूएशन रिजर्व में पैसे डाले। अरे भाई, जब रीवैल्यूएशन प्रोविजंस के, जब डिडक्शन ही अलाउड नहीं है प्रोविजंस की, तो रिजर्व में ट्रांसफर करोगे तो क्या वो इनकम या रिवैल्यूएशन रिजर्व से पैसे आए हैं, सॉरी ये तो पैसे आए हैं, क्रेडिट साइड दिखा रहे हो ना, यानी आप इनकम दिखा रहे हो, तो ये हटाना पड़ेगा। इनकम क्रेडिटेड बट नॉट टैक्सेबल, ये हटाना पड़ेगा बच्चों। कितना है रीवैल्यूएशन रिजर्व, कितना है 25,000, ये हटा दो। इसके अलावा जनरल रिजर्व ये भी हटा दो, कितना अमाउंट है 1 लाख। भाई रिजर्व से पैसे आए, इनकम है, अकाउंट्स में होती है, इनकम टैक्स में नहीं होती है, समझ गए, ये इनकम नहीं है। अब नोट्स चेक करो, क्या नोट्स पूरे हो गए, नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया, नंबर 3 में कुछ अनएब्जॉर्ब की बातें कर रहा है, वो भी लिख लेते हैं, बट पहले हम निकालेंगे बिजनेस इनकम। तो बताओ बिजनेस इनकम कितनी आ रही है, 12380 प्लस 1 लाख प्लस 75,000 प्लस 90,000 प्लस 2,05,000 माइनस 25,000 माइनस 1 लाख, तो ये आ रहा है करीब 1,27,25,000 बिजनेस इनकम। इज दैट क्लियर एवरीवन? ये आ गई मेरी बिजनेस इनकम। अब इसके अंदर मेरे को कुछ अनएब्जॉर्ब डेब्ट दिया हुआ है और अनएब्जॉर्ब बिजनेस लॉस दिया है। पहले कौन सा सेट ऑफ करते हैं, पहले अनएब्जॉर्ब बिजनेस लॉस। अनएब्जॉर्ब बिजनेस लॉस कितना दिया है बताओ, कितना दिया 3550, तो ये एडजस्ट कर दो। और इसके अलावा अनएब्जॉर्ब डेब्ट भी एडजस्ट कर दो, कितना है 66 लाख, वो भी माइनस कर दो। तो ये दोनों माइनस करने के बाद मेरी टोटल इनकम आ गई, कितनी आ गई, माइनस कर दो 3550 और माइनस कर दो 66 लाख, तो ये आ रहा है 2575। दैट्स इट। तो ये मेरी टोटल इनकम आ गई कंपनी की। अब इस पे टैक्स निकाल दो। टैक्स का रेट के लिए हिंट दे दिया, 21-22 में टर्नओवर 250 करोड़ थी, तो टैक्स निकालेंगे एट द रेट ऑफ 25%। हाँ या ना, कितना आएगा, इसी पे 25% कर दो, यार है 6,43,750 प्लस सरचार्ज लगेगा, सरचार्ज नहीं लगेगा क्योंकि टोटल इनकम तो 25 लाख है, 1 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए, वो है नहीं, तो सीधा सेस लगेगा एट द रेट ऑफ 4%। अच्छा, क्योंकि ये मैट का भी चक्कर है, तो वेट करो 1 मिनट, मैट भी तो आएगा बीच में, तो वेट करो 1 मिनट। सेस से पहले ये जो टैक्स निकाला है ना, ये हमने नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से निकाल दिया, एज पर नॉर्मल प्रोविजंस। अब एक बारी इसको ना वेरीफाई कर लेते हैं आंसर को, यही क्वेश्चन है। हाँ, ये हमने निकाला है 2575, चेक करो, यस। और टैक्स जो है, टैक्स जो है वो आ रहा है 643,750। डन। तो ये बिल्कुल करेक्ट है जो हम लोग कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, अभी तो मैट के हिसाब से सॉल्व करना है, तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ बुक प्रॉफिट। आपको पता है मैट, मैट के लिए हमें बुक प्रॉफिट चाहिए होगा, तो बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। और बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए भी हमें क्या चाहिए,
नेट प्रॉफिट, यही वाला नेट प्रॉफिट एज पर P&L कितना है 123.80। क्या करते हैं इसमें हम, जितना डेप्रिसिएशन की डिडक्शन ले रखी है वो पहले तो हम लोग क्या कर देते हैं, एड बैक, लो जी, प्लस डेप्रिसिएशन, ये तो एड बैक कर देते हैं। कितना है 5 लाख। इसके अलावा जितने प्रोविजंस बने होते हैं वो बुक प्रॉफिट में एड बैक करने होते हैं। प्रोविजंस नहीं होते हैं अलाउ, तो प्रोविजंस फॉर कंटीजेंसीज, बेसिकली जो ऐसी आइटम्स हैं जिसमें कैश का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, ठीक है, कैश का इस्तेमाल नहीं हो रहा, वो हम लोग एड बैक कर रहे हैं, प्रोविजन फॉर कंटीजेंसीज। ठीक है, कितना है 75,000। और बताओ, वेल टैक्स का चक्कर नहीं है इसमें, प्रोविजन हटाओ बस, प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना अमाउंट है 40,000। तो बुक प्रॉफिट आपको निकालना आता है ना सबका, बुक प्रॉफिट निकालना आना चाहिए तभी हो पाएगा ये। प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये सब एडजस्टमेंट्स होती हैं। प्रपोज डिविडेंड कितना है 1 लाख। इसके अलावा प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, ये भी अलाउड नहीं होगा, तो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 1,05,000। तो मेरे हिसाब से बुक प्रॉफिट निकालने के लिए 5 चीजें हमें ऐड करनी चाहिए बस। वेल टैक्स वगैरह इसका लेना देना नहीं है इस बात से बस। और अब माइनस करना है जो डिप्रिसिएशन आपने 5 लाख तो पूरा ही हटा दिया, बट पूरा थोड़ी ना हटाना था, कुछ तो इनकम टैक्स के हिसाब से मिल रहा है ना, 4 लाख मिल रहा है। और अब 4 लाख मिल रहा है, बट ये क्या कर रहे होंगे, रीवैल्यूएट एसेट्स पर भी जो डेप है वो इसमें कंसिडर नहीं कर रहे होंगे एज पर इनकम टैक्स रूल्स। बट जब हम बुक प्रॉफिट निकाल रहे होते हैं ना, तब ऐसी कोई बात नहीं लिखी होती, तो रीवैल्यूएशन एसेट वाले डेप को भी इंक्लूड किया जाता है। तो भाई 50,000 का डेप्रिसिएशन है वो इसके अंदर ही ऐड कर देते हैं। मतलब डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स प्रोविजंस, अगर मैं रीवैल्यूड एसेट पर भी डेप्रिसिएशन की बात करूं तो वो मिला के कितना डेप हो गया 4,50,000। क्योंकि एज पर इनकम टैक्स तो ये 50,000 को कंसिडर ही नहीं कर रहे होंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं, तो ये हटा दिया। इसके अलावा रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिजर्व हटा दो, रिवैल्यूएशन रिजर्व हटा दो, कितना है 25,000। और जनरल रिजर्व भी हटा दो, ये कितना है 1 लाख। खत्म, बस यही तो करना होता है मैथ में। मैं फिर से बोल दूं बच्चों, मैथ को करने से पहले आपको बुक प्रॉफिट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये बुक प्रॉफिट निकालते कैसे, वो नहीं पता है तो मैं अभी वो नहीं करवा रहा हूं, अभी तो मैं सीधा क्वेश्चन करा रहा हूं। तो पहले आपको वो पता होना चाहिए। ये आ गया मेरा बुक प्रॉफिट, जरा बताओ बुक प्रॉफिट कितना आया 123.80 प्लस 5 लाख प्लस 75,000 प्लस 40,000 प्लस 2,05,000 माइनस 4,50,000 माइनस 25,000 माइनस 1 लाख। तो ये आ रहा है 1,26,25,000। इज दैट क्लियर? ये बुक प्रॉफिट आ रहे हैं मेरे, और मुझे इस बुक प्रॉफिट पे क्या करना है, अब इस पे टैक्स निकालना है। तो बच्चों बुक प्रॉफिट पे टैक्स कितना होता है एट द रेट ऑफ 15%, बोलो यस और नो। तो इसी पर 15% लगा दो, तो ये आएगा 1893,750। भाई ये मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स है, कम से कम इतना तो पे करना पड़ेगा। तो कौन सा पे करेंगे, विच एवर इज हायर, तो ये पे करेंगे, बोलो हाँ है ना। मतलब गवर्नमेंट कह रहा है हमें इतना तो पे करना ही है, तो ये पे करना पड़ेगा। इसके अलावा सरचार्ज भी लगेगा, बिल्कुल लगेगा सरचार्ज, क्योंकि अगर मैं इसको कंसिडर कर रहा हूं तो बुक प्रॉफिट को इनकम मान रहा हूं, और अगर बुक प्रॉफिट इनकम है और उसकी इनकम तो 1 करोड़ से ज्यादा है, तो यहां पर सरचार्ज भी लगेगा 7%। इसी के ऊपर 7% कैलकुलेट कर लो, तो ये आ रहा है 132,563। ये टोटल कर लो 1893,750 प्लस 132,563, 20,26,313 प्लस सेस 4%,
81,053 रुपीज। तो ये मेरी टोटल टैक्स लाइबिलिटी क्या होगी? 20,363 प्लस 81053, ये आ रहा है 21,07,366, जिसको हम लोग राउंड ऑफ कर देंगे टू द नियरेस्ट 10 रुपी, 21,07,370। ये सेक्शन 288 बी होता है कि नहीं? 288 बी टैक्स लाइबिलिटी राउंड ऑफ। तो देखें आंसर, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। थोड़ा सा फर्क है क्या? नहीं, हमारा इनकम बुक प्रॉफिट तो ठीक आई है, 126,25,000 यही आई है ना? और उसके बाद टैक्स भी हमारा ठीक है, लगभग ठीक है, 21,07,370 परफेक्ट है। समझ में आया कि नहीं? ये हमारा एमटीपी के दोनों क्वेश्चन हो गए। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आओ। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारे सीएमए फाइनल एमटीपी दिसंबर 2023 का क्वेश्चन, ठीक है? आओ जरा ये क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों, इस क्वेश्चन में आपके पास सिमिलरली जैसे अभी तक हमने किए हैं सारे क्वेश्चन, हमें नेट प्रॉफिट दिया है और इसके बाद कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हैं और फिर टैक्स लायबिलिटी निकालना है। तो कैलकुलेशन ऑफ, पहले तो टोटल इनकम निकालनी पड़ेगी, है ना, ऑफ मित्रा लिमिटेड। यस, और पहले आप एज पर इनकम टैक्स प्रोविजन निकालोगे या मैट प्रोविजन? एज पर टैक्स प्रोविजन निकालते हैं पहले तो। वैसे निकालने में आप कोई भी पहले निकाल लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेट प्रॉफिट एज पर पी&एल, एज पर पी&एल कितना आया? वो दिया हुआ है आपको 4,88,000, 4,88,000। इसमें हम ऐड कर देंगे एक्सपेंसेस जो डेबिट तो कर दिए, बट दे शुड नॉट बी अलाउड, इनकी डिडक्शन मिलनी नहीं चाहिए थी। ऐसे एक्सपेंसेस हैं, जी हाँ। सबसे पहले सैलरी, सैलरी पे कोई नोट तो नहीं दिया मुझे लगता है। आगे बढ़ते हैं, डोनेशन टू ट्रस्ट। डोनेशन का तो डिडक्शन लेने का मतलब ही नहीं बनता, इसकी तो डिडक्शन 80G में मिलती है, तो 40,000 रुपए क्या करना पड़ेगा? एड बैक। कॉन्ट्रीब्यूशन टू अप्रूव रिसर्च, हाँ यहां मिल जाएगा, 100% मिल जाता है। स्टाफ वेलफेयर फंड, बच्चों स्टाफ वेलफेयर फंड ये कोई फंड है, देखो स्टाफ वेलफेयर स्कीम होता तो हम कहते कि चलो ठीक है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय की स्टाफ वेलफेयर स्कीम के लिए पैसा जमा कराया। अब स्टाफ वेलफेयर फंड है क्या? ऐसा तो कोई फंड सुना ही नहीं। तो ये फंड जो एक्स्ट्रा डाला गया, ये एक डिसअलाउ हो जाएगा। कितना अमाउंट है? 25,000, ये एड बैक कर देंगे। प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड का तो सवाल ही नहीं पैदा होता किसकी डिडक्शन मिले, क्योंकि ये तो वैसे भी प्रॉफिट के बाद मिलता है ना, इसकी डिडक्शन प्रॉफिट आने के बाद। बैड डेट्स, बैड डेट्स कोई दिक्कत नहीं है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, नाउ प्रोविजंस तो अलाउड ही नहीं होते हैं ना, तो इसको क्या ऐड करना पड़ेगा? एड बैक। कितना अमाउंट है? 15,000। इसके बाद बताओ प्रोविजन फॉर जीएसटी, जीएसटी प्रोविजन में कुछ लिखा हुआ है, कह रहा जीएसटी पेड 30,000 ऑन 31 अक्टूबर। अब इन्होंने रिटर्न फाइलिंग डेट नहीं दी, और पहली बात ना इस क्वेश्चन में खासियत पता क्या है? इस क्वेश्चन में यही नहीं दिया कि कौन से ईयर का है, ठीक है? क्वेश्चन देखोगे तो आपको क्वेश्चन का ईयर ही नहीं दिया हुआ। हम मान के चल रहे हैं 22-23 की बात करें, उस हिसाब से बात करें, और रिटर्न की डेट भी मान के चलें कि 31 अक्टूबर है, तो रिटर्न के पहले पहले पे कर दिया, रिटर्न से पहले पहले पे कर दिया, और इसलिए आपको ये डिडक्शन अलाउ हो जाएगी। तो 35,000 में से 30,000 की तो मिल जाएगी, 5,000 अभी भी प्रोविजन है, वो एडबैक करना पड़ेगा। सो प्रोविजन फॉर जीएसटी कितना एडबैक करोगे? 5,000। इसके अलावा प्रोविजन, प्रोविजन अलाउड ही नहीं होते ना, चाहे कोई भी प्रोविजन हो। प्रोविजन फॉर असर्टेन्ड लाइबिलिटी, ये भी क्या करना पड़ेगा? एडबैक। कितना अमाउंट है? 10,000, ये भी एडबैक कर देते हैं। इसके अलावा इनकम टैक्स की डिडक्शन नहीं मिलेगी, मतलब ही नहीं बनता, इनकम टैक्स क्या कर देंगे? एडबैक। इसके अलावा पेनल्टी, पेनल्टी देखो कुछ भी नहीं लिखा तो हम मान के चलेंगे पीनल पेनल्टी है, और पीनल पेनल्टी की डिडक्शन अलाउ नहीं होती है, 4,000 रुपए। डेप्रीसिएशन में नोट देखो क्या लिखा है, 85,000 तो ठीक है, ये तो एज पर अकाउंट्स है, बट नीचे लिखा है डेप्रिसिएशन 20,000 ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट। ठीक है ना, क्या दिक्कत है? एसेट रीवैल्यू किया, उस पे डेप्ट लगा हुआ है 20,000, ठीक है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है।
कुछ नहीं करेंगे इस डेप्रिसिएशन का। 85,000 हमें क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ कि कौन सा करेक्ट है, कौन सा सही, कौन सा गलत है, तो डेप्रिसिएशन ये पूरा का पूरा हम करेक्ट मानेंगे। एसेट्स की वैल्यू दी नहीं हुई, हम पूरा करेक्ट मानेंगे। ओके, कल्टीवेशन एक्सपेंसेस की बात करते हैं। भाई कल्टीवेशन एक्सपेंसेस तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो यहां पे कहां से आ गए, इसको क्या करना पड़ेगा, एड बैक। कितना अमाउंट है, 12,000 रुपए कल्टीवेशन एक्सपेंसेस एड बैक। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व तो एड बैक करना पड़ेगा, है ना, ये तो मतलब ही नहीं बनता, प्रोविजन रिजर्व की रिडक्शन मिलती नहीं। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस तो कैपिटल गेन हेड में जाएगा, तो यहां से हटाना पड़ेगा 16,000 का लॉस। इज दैट क्लियर एवरीवन? अब जरा क्रेडिट साइड पे देखते हैं, विड्रॉल फ्रॉम रिजर्व फंड, तो ये क्या करें, इनकम क्रेडिटेड बट नॉट टैक्सेबल। बताओ इसमें ये विड्रॉल हटा दें क्या? जी हाँ, विड्रॉल हटा दो फ्रॉम रिजर्व फंड। कितना अमाउंट है, 24,000। ये इनकम थोड़ी ना है। इसके अलावा बताओ, विड्रॉल फ्रॉम रीवैल्यूएशन रिजर्व, तो रीवैल्यूएशन रिजर्व से जो विड्रॉ किया है ये भी आपने इनकम दिखा दी है, बट ये इनकम नहीं है, इसलिए इसको भी हटाना पड़ेगा। इसके अलावा एग्रीकल्चर इनकम, ये एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट इनकम होती है, यहां से हटाना पड़ेगा। कितनी इनकम है, 40,000। इसके अलावा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जाएगा, ये भी यहां से हटाना पड़ेगा, 36,000। इसके अलावा डिविडेंड दिया हुआ है, डिविडेंड इनकम, ये भी हम लोग मान के चलेंगे भाई ये तो अदर सोर्सेस में जाएगा। कितनी इनकम है, 30,000। अब मिसलेनियस इनकम में ये बात मेंशन नहीं की, मिसलेनियस इनकम में क्या है, हो सकता है बिजनेस से रिलेटेड हो, तो कुछ नहीं लिखा हुआ तो मान के चलेंगे बिजनेस से रिलेटेड, खत्म। तो ये हमारी आ जाएगी हमारी पीजीबीपी इनकम। कितनी आएगी बताओ, ये जरा फटाफट प्लस कर दो और बताओ कितना आ रहा है। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 4,88,000 प्लस 40,000 प्लस 25,000 प्लस 75,000 प्लस 15,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000 प्लस 4,88,000 प्लस 40,000 25,000 75,000 15,000 5,000 10,000 50,000 4,000 12,000 2,000 और इसके बाद 16,000। इसमें से माइनस कर देंगे 24,000 25,000 40,000 36,000 30,000, ये आएगा 5,87,000। ये मेरी आएगी बुक इनकम टैक्स का पीजीबीपी इनकम आ गई है मेरी, पीजीबीपी इनकम। क्या ये बात समझ में आई, है ना, पीजीबीपी इनकम आ गई मेरी। तो अब हम लोग बुक प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। बच्चों इस क्वेश्चन में बुक प्रॉफिट अब फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें मैट भी चेक करना है। तो हमेशा जब भी पीजीबीपी का क्वेश्चन होगा, तो अगर क्वेश्चन कहेगा टैक्स लायबिलिटी निकालो, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें नॉर्मल तरीके से प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और उसके बाद हमें बुक प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। ये देखो, अब हम लोग कैलकुलेशन करने लगे हैं बुक प्रॉफिट की। सो कैलकुलेशन ऑफ बुक प्रॉफिट, ऑब्वियसली इसका पर्पस आपको पता है, फॉर द पर्पस ऑफ मैट। तो हमें अब मैट के पर्पस के लिए बुक प्रॉफिट निकालना है, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। और इसमें हम शुरुआत वहीं से कर रहे हैं, क्या, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है, एज पर पीएडएल कितना दिया है, 4,88,000। यस, 4,88,000। अब डोनेशन है, देखो पहले बताओ, डोनेशन जो यहां पर दी हुई है 40,000, क्या इसका इनकम टैक्स से कोई लेना देना? देखो इनकम टैक्स में तो एड बैक करना है, क्योंकि इसकी रिडक्शन 80G में मिलती है। ओके, बट क्या अकाउंट्स वालों को कोई फर्क पड़ता है? नहीं। तो दोस्तों यहां पर मैट प्रोविजंस में डोनेशन से कोई लेना देना नहीं है,
इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? डोनेशन की कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। अच्छा, अगर आपने स्टाफ वेलफेयर फंड के लिए पैसे जमा कराए, ठीक है, मतलब वो वही वेलफेयर वेलफेयर फंड अगेन, ये ना एक प्रोविजन की तरह है, जो मैं समझ पा रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन के अंदर, इनको प्रोविजन लिखना चाहिए था। स्टाफ वेलफेयर फंड की जो ट्रीटमेंट है वो प्रोविजन वाली है, कि अगर आप ये प्रोविजन मान के चल रहे हो कि आपको पता है कि यहां पर कुछ ऐसा प्रोविजन है जो कि अनसर्टेन है, और वो अगर अनसर्टेन है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, एड बैक करना पड़ेगा अनसर्टेन प्रोविजन को। तो दोस्तों यहां पे 25,000 रुपए ये एड बैक करना होगा। इसके अलावा प्रपोज डिविडेंड अकाउंट्स का प्रोविजन है, बोलो हाँ या ना। बट अगेन जो प्रोविजंस हैं, जैसे कि प्रपोज डिविडेंड, ये आपको पता होगा मैट के अंदर स्पेशली इसको एडजस्ट किया जाता है। तो मैट के अंदर प्रपोज डिविडेंड हम 75,000 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। इसके अलावा आपके पास और क्या दिया, बैड डेट तो ठीक है, नॉर्मल है, बैड डेट का कोई दिक्कत नहीं है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, देखो अगेन अनसर्टन लाइबिलिटी है, क्या है ये, अनसर्टन। जो अनसर्टन होगा वो हमेशा एड बैक करेंगे, कह रहा है जो अनसर्टन प्रोविजन है ना वो वापस एड बैक कर दो 15,000, ये तो डाउटफुल है ना। अच्छा, प्रोविजन फॉर जीएसटी ये असर्टन है, नीचे ना इसके ऊपर क्वेश्चन में आगे लिखा भी हुआ है कि 30,000 रुपए पे कर रहे हैं, मतलब ये सर्टन लाइबिलिटी है, तो इसलिए इसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं। प्रोविजन फॉर सर्टन लाइबिलिटी ये बने ही प्रोविजन फॉर सर्टन, तो ये एड बैक नहीं करेंगे। इनकम टैक्स, दोस्तों देखो इनकम टैक्स ही तो हमें फाइंड आउट करना होता है, तो इनकम टैक्स तो चाहे बुक प्रॉफिट निकाल रहे हो, चाहे आप इनकम टैक्स वाले तरीके से प्रॉफिट निकाल रहे हो, इनकम टैक्स तो एड बैक करना ही होगा। इसके अलावा पेनल्टी तो देखो आपके बिजनेस में देखो हम लोगों ने पढ़ा था पीनल पेनल्टी की डिडक्शन नहीं मिलती इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, तो उस हिसाब से जो हम लोगों ने कैलकुलेशन करी कि हमने उसको ऐड कर दिया था वो ठीक है। बट यहां पे इस बात से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बुक प्रॉफिट निकालने के लिए ये सब चीजें मैटर नहीं करती हैं। आगे आ जाओ, डेप्रीसिएशन, बच्चों डेप्रीसिएशन पूरा का पूरा क्या कर देना चाहिए, एड बैक, पूरा का पूरा क्या कर देना चाहिए, एड बैक 85,000। पहले तो अकाउंट्स में जब भी आप जैसे डेप्रिसिएशन देखते हो ना पीएनएल में, तो बुक प्रॉफिट निकालते वक्त पूरा डेप्रिसिएशन पहले एड बैक कर दो, और फिर जब माइनस करेंगे वो वाला करेंगे जो रीवैल्यूएशन एसेट के ऊपर डेप है ना उसके अलावा वाला, बाकी सब माइनस कर देंगे। तो हम लोग वो करेंगे, वो भी बाद में करते हैं। कल्टीवेशन, तो ये तो एग्रीकल्चर का हो गया। वैसे अगर आप एग्रीकल्चर का कर रहे हो तो यहां पे कोई लेना देना नहीं है, तो इसका कल्टीवेशन एक्सपेंसेस हटाने होंगे। ये कितने हैं, 12,000। इसके अलावा जनरल रिजर्व, देखो सारे रिजर्व्स जितने भी आप बनाते हो सब हटा दो, जनरल रिजर्व 2,000 रुपए। दैट्स इट। इसके अलावा आपने कोई और काम किया, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। अब देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आपके बिजनेस का लॉस ठीक है, बट वो बिजनेस का लॉस तो नहीं है, बट स्टिल अकाउंट्स देखो जो हम इनकम टैक्स में करते हैं वो हम यहां नहीं करते हैं, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस इज नॉट पार्ट ऑफ योर बुक प्रॉफिट, हम इसमें एडजस्ट नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, मतलब ये चीज वैसे के वैसे ही रहने देंगे जैसे अकाउंट्स में आई हुई है, तो हम लोग कोई एडजस्टमेंट इसकी नहीं करेंगे। आगे आ जाओ, आपको दिया है और डिविडेंड वाला पॉइंट हो गया। हाँ, अब जैसे ये नोट है ना, ये नोट है, इसके अंदर बॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन होता है। तो हमें पता है क्या करना होता है, जो बॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है या अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है, जो लोअर है वो आ जाता है इधर, जो लोअर है। अब बॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस आप अकाउंट्स के पर्पस वाला देखोगे, टैक्स वाला देखोगे, अकाउंट्स वाला देखोगे, वो है 30,000, और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन 20, विच एवर इज लेस 20। तो 20,000 यहां पे आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? 20,000 यहां पे आ जाएगा।
इज दैट क्लियर एवरीवन? हाँ, तो इस तरीके से। अच्छा, और क्या क्या चीजें हटानी है? विड्रॉल हटा दो, विड्रॉल माइनस कर दो, विड्रॉल फ्रॉम रिजर्व। कितना अमाउंट है? 24,000, ये हटा दो। इसके अलावा रीवैल्यूएशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व लिखा हुआ है कि वो भी हमने विड्रॉ किया। कितना? 25,000 रुपए रीवैल्यूएशन रिजर्व है। यस, जिसमें डेप्रीसिएशन ऑन अकाउंट ऑफ रीवैल्यूएशन दिया हुआ है कितना? 20। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन रिजर्व है 25 और डेप्रीसिएशन उनके ऊपर कितना है रीवैल्यूड एसेट्स पर? 20। इससे ज्यादा हम लोग माइनस नहीं करेंगे, तो हम लोग माइनस क्या करेंगे बताओ? मैक्सिमम अप टू डेप्रीसिएशन, यानी हम ज्यादा से ज्यादा कितना हटाएंगे? 20,000 हटाएंगे रीवैल्यूएशन रिजर्व में से। और बताओ क्या करना है हमें? और बताओ क्या करना है हमें? ये तो हो गया। ओके, और मेरे यहां पर एक एग्रीकल्चर इनकम दिया हुआ है, एग्रीकल्चर इनकम का कुछ करेंगे? जी हाँ, एग्रीकल्चर इनकम भी हम यहां से हटा देंगे। तो एग्रीकल्चर इनकम कितनी दी हुई है? 40,000, ये हम लोग रिमूव कर देंगे यहां से। भाई ये इस इनकम का इधर कोई काम नहीं है, हाँ या ना? और डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन हम माइनस करेंगे एक्सक्लूडिंग डेप ऑन रीवैल्यूड एसेट्स, उसको छोड़ के। ठीक है, क्योंकि उसको तो वैसे भी हमने यहां कंसिडर कर लिया, वो तो एडजस्ट ही हो गया, वो तो यहां पर एडजस्ट ही हो गया। तो कितना रह गया? 65,000। डन एवरीवन? डन एवरीवन? तो डेप्रीसिएशन 85 था, 20,000 वॉज डेप्रीसिएशन फॉर रीवैल्यूड एसेट्स, तो ये आ जाएगा 65,000 यहां पर। डन एवरीवन? बस बाकी और कोई इनकम देखो, ये नॉर्मल बिजनेस, जैसे कैपिटल गेन, कैपिटल लॉस है तो कैपिटल गेन भी यही रहेगा। डिविडेंड जैसे वहां पर कोई भी इनकम हो बिजनेस, मतलब अकाउंट्स में भी हम लोग जैसे करते हैं वैसे ही रखते हैं। सिर्फ कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जिन पर हम लोग प्लस और कुछ चीजों को माइनस करते हैं, बस। ठीक है, और वो आपको पता है, मैं उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपको पता है मैथ के लिए। हालांकि ये मैथ की क्लास नहीं है दोस्तों, तो इसके अंदर हम प्लस करेंगे और क्या करेंगे? माइनस, बस। तो मेरे हिसाब से यहां पर ये चीजें 4, यहां पे 4 चीजें माइनस होंगी। ओ, ये भी मैंने प्लस कर दिया क्या? ये भी माइनस ही तो करना है। बॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस और अनएब्सॉर्ब डिप्रेशन 5, तो 5 चीजें ओवरऑल देखा जाए तो माइनस होंगी, 5। और इसके बाद हमारी क्या आएगी? हमारे बुक प्रॉफिट। क्या आएगा इसके बाद? हमारा बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट निकाल रहे हैं और एक बारी वेरीफाई कर लेते हैं दोस्तों आंसर्स। शायद यही है ये क्वेश्चन, हाँ इसी क्वेश्चन का आंसर है। नेट प्रॉफिट 488, जी हाँ। उसके बाद डोनेशन डैश हम लोगों ने नहीं अलाउ किया, स्टाफ वेलफेयर फंड ये एड बैक कर दिया 75,000, ठीक है। 15,000, ठीक है। इनकम टैक्स, ठीक है। और डेप्रिसिएशन इन्होंने नहीं डाला, भाई मुझे नहीं पता क्यों नहीं डाला, बट डेप्रिसिएशन डालना है क्योंकि डेप्रिसिएशन हमेशा डालते हैं। हमारा मैट का पर्पस ही यही होता है कि डेप को हटाओ। तो यहां पर 85,000 प्लस होना चाहिए। कल्टीवेशन एक्सपेंसेस 12,000, ठीक है। रिजर्व ये हमारा, ठीक है। ये देखो 12,000, 2,000, 20,000 माइनस होना है। विड्रॉल फ्रॉम रिजर्व
ये बाकी सारे ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं? बाकी सब ठीक है। तो मुझे लगता है वो 85,000 का फर्क आएगा अमाउंट में। मैं एक बार टोटलिंग कर लेता हूं। डेप्रिसिएशन ऐड नहीं किया, इन नलायकों ने डेप्रिसिएशन नीचे माइनस कर दिया। अब भाई एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ, ये क्वेश्चन है, कहां गया क्वेश्चन? हाँ, अब एक क्वेश्चन है, अब इसके अंदर आप एक बात बताओ, डेप्रिसिएशन तो ऑलरेडी 85,000 का माइनस कर चुके हो, 85,000 का डेप्रिसिएशन माइनस कर चुके हो ना, तो आप 65,000 और डेप माइनस कर रहे हो। लॉजिक है कुछ? मतलब क्या क्या कर रहे हैं यार, क्या कर रहे हो भाई? एक कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं है, ये इंस्टीट्यूट का मेंटल लोचा है। तो यहां पर प्रॉब्लम है, और ये चीजें प्रॉब्लम आपको पता है रहती ही हैं, और आपको तो आदत पड़ गई होगी अब तक। 25,000, 75,000, 15,000, 50,000, 85,000, 12, 2, -20, -24, -20, -40 और -65, 583 आना चाहिए। क्या लिखा है इनका? इनका आंसर क्या आ रहा है देखें। है भाई, देखो कमाल ही कर दिया है उन्होंने, मतलब वहां पे दिखाना भूल गए हैं। आंसर नीचे ठीक आ रहा है 5,83,000। लो जी लो, इनका आंसर ठीक आ रहा है 583। हाँ, इसमें से अभी हमने एक चीज और माइनस करनी है, क्या है बताओ? सेट ऑफ बिजनेस लॉस, इन्होंने भी की होगी बिजनेस इनकम में से। हाँ, ये 20 बिजनेस लॉस और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन दोनों माइनस कर देंगे। क्वेश्चन में दिया होगा बिजनेस लॉस, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, ये रहा टैक्स पर्पस, और टोटल है 40,000। ये दोनों सेट ऑफ कर देंगे, 40,000 सेट ऑफ कर दो, तो मेरी इनकम आई 5,47,000। इज दैट क्लियर एवरीवन? 5,47,000। अब आपको पता है कि आपको टैक्स कैसे पे करना है। ये देखो, टैक्स लाइबिलिटी निकाली, दोनों तरीकों से निकाली। ये तो 547, अब ये अभी ये तो पीजीबीपी इनकम है। ये कौन सी इनकम है? पीजीबीपी। इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्या? ये देखो, कैपिटल गेन। क्या ऐड करेंगे हम? कैपिटल गेन। कैपिटल गेन ऐड कर दिया। कैपिटल गेन ऐड किया, कितना है? 36 है, बिल्कुल सही है। 36,000 का कैपिटल गेन इनकम है। इसके बाद बताओ, अदर सोर्सेज इनकम भी दी हुई थी, यस, 30,000 की। इसके अलावा ये हमारी ग्रॉस टोटल इनकम हो गई 6 लाख। नहीं, इनका तो अलग ही आ रहा है, मैं अपना टोटलिंग कर लेता हूं। 547 प्लस 36 प्लस 30, 6,13,000। ये कैसे हो सकता है? 547,000, 36, 30, 6,13,000 ही आ रहा है। अच्छा, इसके बाद ये एटीएम ले लिया इन्होंने रिडक्शन। अब इसका भी लॉजिक यहां पे देखो, एटीएम का लॉजिक तब लगता है जब आप डिविडेंड, इंटर कंपनी डिविडेंड देते हो। क्वेश्चन के अंदर वैसे ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ, इन्होंने मान लिया क्योंकि एक तरफ डिविडेंड आ रहा है और एक तरफ डिविडेंड जा भी रहा है। तो आप देखोगे ना प्रपोज डिविडेंड, तो आपने प्रपोज भी किया हुआ है, तो ये रीजन है कि ये दोनों चीजें यहां पे डाल रहे हैं। ये पता है, ये ज्यूम कर रहे हैं कि आप सेम, आप जिस कंपनी से आप 12 लोगों से डिविडेंड ले रहे हो और यही डिविडेंड आगे देना भी है, तो आपने वो डिविडेंड एटीएम के अंदर डिडक्शन ले रहे हो। तो एटीएम एक सेक्शन है, करेक्ट है। 87 एटीएम, उस सेक्शन के तहत आप डिविडेंड की डिडक्शन ले सकते हो। तो ये एक कुछ एजम्पशन के बेसिस पे लिया है दोस्तों। ये देखो, यहां पर लिखा है डिविडेंड इनकम, ये 30,000 डिविडेंड इनकम वो है, डिविडेंड इनकम ही है 30,000, है ना। इतने अमाउंट की आपको डिडक्शन मिल सकती है, इतने अमाउंट की आपको डिविडेंड इनकम तक की आपको डिडक्शन मिल सकती है। और डिविडेंड पे किया है देखो कितना, 50,000। तो ये अगेन ये ज्यूम किया गया, ये इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड है। तो 30,000 और 50,000, विच एवर इज लोअर, यानी 30,000, इसकी डिडक्शन क्लेम कर कर आपका आएगा ये 5,73, नहीं 583, 583। डन एवरीवन। तो ये हमारी आ गई टोटल इनकम जिस पर हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। अब 583 अब ये टैक्स निकाल रहे हैं। टैक्स का रेट, नॉर्मल टैक्स रेट है 30%। ये अपने नॉर्मल टैक्स पे फाइंड आउट कर लिया इन्होंने, बट क्योंकि टर्नओवर नहीं दी हुई तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग टैक्स निकालेंगे कितना,
25%। टैक्स निकालेंगे कितना? 25%। अगर टर्नओवर साइलेंट हो तो 25% मान के चलो। 583 का 25% इज 145750 प्लस सेस 4% 5830, तो टोटल टैक्स आ गया ये 151580 और दूसरी तरफ अगर हम मैट का निकालें तो मैट का बुक प्रॉफिट है 583, मैट रेट अप्लाई कर दो एट द रेट ऑफ 15%, किसके ऊपर? 583 पे, तो 87450 और इसके ऊपर हम लोग टैक्स पे करें। देखो डिविडेंड, कैपिटल गेन सब इसके अंदर ही है, लॉस भी इसी में ही है, तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया है ना। अच्छा, इसके अंदर सेस लगा दो HEC 4% का, तो कितना आ जाएगा? 3498, 87450 प्लस 3498 इज इक्वल टू 90948। ये आपका टैक्स लायबिलिटी आ गई। क्या ये बात समझ में आई? कौन सा दोगे? मिनिमम आपको क्या देना होगा? मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स आपका ये है दोस्तों, मैट। इतना तो आपको पे करना ही है, जबकि आपका टैक्स एक्चुअल में निकल के आ रहा है ज्यादा। ठीक है, आपका टैक्स निकल के आ रहा है ज्यादा, तो आप ऑब्वियसली ये वाला टैक्स पे करोगे जो ज्यादा निकल के आ रहा है। तो कंपनी जो है वो कौन सा टैक्स पे करेगी बताओ? कंपनी का नाम क्या है? मित्रा लिमिटेड। तो मित्रा लिमिटेड विल पे इनकम टैक्स, कितना पे करना पड़ेगा? 151580 ऑफ रुपी 151580। क्या ये बात समझ में आई? भाई ये टैक्स बनता ही है, ये टैक्स तो देना ही पड़ेगा, है कि नहीं? और ये बात और है कि आपका मैट के हिसाब से टैक्स बनता है 90,000 का, ठीक है, बट आपका वो तो कम बन रहा है। अगर मैट ज्यादा बन रहा होता तो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स तो आपको उतना देना पड़ता, है कि नहीं? बस अगर कोई मैट का क्रेडिट होता ना तो ये अमाउंट इसमें से एडजस्ट हो जाता, बट मैट का कोई क्रेडिट है नहीं, क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है।